आज सबसे पहले बात करेंगे सबसे पॉलिटिकली चार्ज्ड हॉट उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में चवन्नी पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की तुलना चवन्नी से कर दी। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जाट समाज से आते हैं और बात अब जाट समाज तक है। बयान को जाटों की अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगा है। अब इसे लेकर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा कि अगर चवन्नी कहना ही था तो मुझे कह देते, मेरा नाम लेकर कह देते, पूरे जाट समाज को क्यों कहा? जाट समाज को ABCD सिखाने की बात क्यों कही? जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जाट समाज के बड़े नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% आबादी भी जाटों की है और 120 विधानसभा सीटों पर इनका डायरेक्ट असर भी है। 45 से 50 सीटों पर जीत और हार तय करने वाली ये पार्टी, तो फिर मायावती कैसे रहते पीछे? मायावती ने भी ज्यादा स्टेक वाले वेस्टर्न यूपी में ही इस मामले में उन्होंने भी अपनी आहुति दी है। मायावती ने एक्स पोस्ट पे लिखा कि ये तो चौधरी चरण सिंह का जाट समाज का अपमान है, इस परिवार का अपमान है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को लेकर इसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो ये दो रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन आया कैसे? आखिर ऐसा अखिलेश यादव ने कहा क्या था जिसकी वजह से जयंत चौधरी भी नाराज हैं, माफी मांगने के लिए मायावती भी कह रही हैं? तो अखिलेश यादव का बयान आपको सुनना होगा। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। और अभी मान लो जैन जी वापस आ जाएं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जाने कहां से आ जाते हैं ये गठबंधन करने वाले। अब ये जो चवन्नी को रुपया बनाने वाली लड़ाई, हर्षवर्धन जी चर्चा को शुरू कर रही हूं। अब अगर ये चवन्नी को रुपया बनाने की लड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये बात कहां तक जाएगी? ये बात चौधरी चरण सिंह जी तक जाएगी, फिर मुलायम सिंह यादव पर भी जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी का क्या स्टेक था और फिर उससे उनका बड़ा स्टेक कैसे हुआ? तो ये जो चवन्नी वाली लड़ाई है, ये 25 पैसे के साथ साथ 27 की जंग, क्या ऐसे जीत पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति में अहंकारी होना बुरी बात नहीं है, अहंकारी दिखना बड़ा खतरनाक है। होना तो होगा ही भाई, जिसके पास सत्ता होती है होता ही अहंकारी, कहेगा नहीं लेकिन आगे पीछे काफिला चलता है, लोग चलते हैं, जनता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती है, जय हो जहां से चले गए, कुछ भी किए तो वो अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब आप अहंकारी दिखने लगे और वो भी बिना सत्ता के, तो ये तो बहुत खतरनाक होता है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव, और पता नहीं वो शायद 24 की शानदार जीत है या जो भी हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमने किसी को चवन्नी से रुपया बना दिया, कई बार लोग कहते हैं कि हमारी वजह से उसका लाभ हो गया। अच्छा, आप ये नहीं बताते हैं कि आपका क्या लाभ हुआ, आमतौर पे आप दूसरे वाले का लाभ ही बताते हैं। अभी अभी उदाहरण ले लें, जो 35 और 6 43, 37 और 6 43 जो सीटें आई थी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, अगर अलग अलग लड़े होते तो आज कौन एक आना होता, कौन दो आना होता, कौन शून्य होता, इसकी कल्पना की जा सकती है क्या? कमाल की बात यह है कि इसी अंदाज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक दूसरे को आजमा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जिस विरासत को लेकर आज जयंत चौधरी खड़े हैं, ठीक है, उसमें बहुत क्षरण हुआ है, चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, लेकिन जब ये सब डिबेट होगी और बार बार आप कहेंगे तो उस कम्युनिटी में, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो चाहे जाट कम्युनिटी हो, उसमें क्या जाएगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना मोदी जी के समय में ही संभव हुआ, जाएगा ना। और जयंत चौधरी अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में है, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ ही। जब आप किसी को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं तो कम से कम उसको, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि ईगो मसाजिंग करते हैं, थोड़ा सा आप कहते हैं कि अरे भाई नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है आप उधर चले गए लेकिन फिर इधर ही आएंगे आप तो हमारे, ये सब बात की जाती है। जब आप इस अंदाज में बोलते हैं तो कौन कूदा? मायावती जी कूदी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि भाजपा और सपा की लड़ाई तो ये चलती रहेगी, इसका मतलब मायावती भी, जिनको राजनीतिक विश्लेषकों ने खारिज कर रखा है, वो भी अपना स्टेक क्लेम करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये मायावती एक ऐसी, राजनीतिक तौर पर एक ऐसी शख्सियत है अभी उत्तर प्रदेश में जो न्यूट्रल पॉइंट है। जी, पॉलिटिक्स में न्यूट्रल पॉइंट बड़े कम होते हैं ना। अच्छा, जो अखिलेश का समर्थक है
वो घनघोर वाला, वो भाजपा का समर्थक हो जाए, इसकी संभावनाएं बड़ी न्यूनतम होती हैं। प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत होता है प्रायिकता का बड़ा कम हो जाता है। भाजपा का जो कट्टर वाला समर्थक है, भले मोदी जी ने पद्म भूषण दे दिया मुलायम सिंह यादव को, लेकिन देखते ही सपा का झंडा वो चिढ़ जाता है। मायावती का इस वक्त नीला झंडा, हाथी निशान ऐसा है जिससे कोई चिढ़ नहीं रहा है, जो न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर वो न्यूट्रल पॉइंट अपनी चीजें इस तरह से कहने में कामयाब होगा तो ये सबके लिए मुश्किल हो सकती है, और अखिलेश के लिए ज्यादा बड़ी इसलिए क्योंकि अगर न्यूट्रल पॉइंट पे कुछ लोग जुड़े तो उनका जो मुस्लिम मतदाता है उसको साफ साफ दिखेगा कि अगर ये हटाने की स्थिति में है तो वो उधर भी जा सकता है। तो मैं इसको सिर्फ इतना भर नहीं देख रहा हूं कि 54 रुपया जयंत चौधरी और अखिलेश, मैं इसको ओवरऑल जब देखता हूं तो यूपी की राजनीति में नए सिरे से, जिसको कहते हैं कि शतरंज की बिसात पर चालें चली जा रही हैं। एक डेटा हमारे पास है, मैं पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी वो डेटा जरा हमारे दर्शकों के लिए जरा स्क्रीन पर ले आए। और 2017-2022 का सर जो आंकड़ा है विजय जी, उसमें ये बता रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में आरएलडी का गठबंधन था तो गठबंधन में 57% वोट इनके पास था, लेकिन जैसे ही 2022 में गठबंधन टूटा फिर समाजवादी पार्टी के पास वो 33% रह गया। तो ये फिर अखिलेश यादव ये गणित देखने के बावजूद ये जो बात कह रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा फिर? देखिए, किसी भी समाज को लेकर कोई टिप्पणी करने से नुकसान ही होता है, ठीक है। और ये बात बहुत हर्ष ने अच्छी कही कि हम सब लोग ये बताते हैं हमारी वजह से आपका कितना फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन आपका कितना फायदा हुआ जो आप बता रहे हो कि 37 और 53 पर या 56 पे 50 से 57 से 33। हाँ, तो इससे ये समझ में आ रहा ना कि भाई अखिलेश जी के साथ जब जयंत जी थे तो कितना फायदा उनको हुआ, या जाट समाज का जो भी प्रतिनिधि जिसका वो कर रहे हैं वो उनके साथ आया। इसका मतलब ये नहीं है कि जयंत जी का फायदा नहीं हुआ होगा अखिलेश जी के साथ, क्योंकि वो क्यों जाते हैं उनके साथ, तो जयंत को भी उनका फायदा हुआ। और उससे अखिलेश जी की नाराजगी असली वजह क्या है कि एक तो जो एमएलए मिले वो तो ठीक है, अखिलेश जी ने अपने स्टेक पर उनको राज्यसभा भेज दिया जयंत जी को, और उसके बाद वो चले गए, ये उनको एक तकलीफ है, असली बात तो ये है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम बार बार लिया जाता है, तो भले ही जयंत चौधरी उनके ग्रैंडसन हैं चौधरी चरण सिंह के, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका पॉलिटिकल वसीयत अपने नाम समझती है कि वारिस वो है पॉलिटिकल। क्यों ऐसा समझती है? मुलायम सिंह की वजह से, क्योंकि मुलायम सिंह अपना पॉलिटिकल गुरु के तौर पे चौधरी चरण सिंह को देखते थे, और ये बात ठीक भी है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह हमेशा रहे। मुलायम सिंह जी ने हमेशा मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव बनाने का काम तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए वो मानते हैं। तो फिर ये चवन्नी तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक वसीयत जो है, राजनीतिक वारिसदारी जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। अब जयंत उसके वो हो गए क्लेमेंट, पहले होता था भाई उनके साथ ही तो दो भाई एक साथ चल जाए तो ठीक रहता है, अब यहाँ पर ये परेशानी हो गई। और मुश्किल क्या है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ जाट वोट जो है 17% है, 20% है, 10% है, वो वोट इधर उधर कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी का आना उस वोट बैंक को मजबूत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाट वोट बैंक नहीं है, मैं उसका भी जाट नेता भी बहुत सारे हैं हूं। उनके पास। इसका उदाहरण भी मैं दे देती हूँ। इसी में जो डेटा मैंने पढ़ा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब आरएलडी के साथ गठबंधन में नहीं थी तब जाट कितना प्रतिशत उनके साथ था? वो 38% था जी। लेकिन वही 2022 में जब आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला जाट कितना हो गया? वो 54% पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो पावर तो है, पावर तो है, ये इसीलिए तो सारा वो चल ही रहा उनका खेल। वो पावर तो है, पावर को अपने पास बुलाने के लिए कोई चवन्नी कैसे बोलते हैं? ये कैसे चवन्नी छाप पॉलिटिक्स है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है वो मुझे लगता है समझदारी से ज्यादा उनका फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा। उनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ कांग्रेस और एसपी मिलकर के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का कारक तो नहीं बन सकते। वो जब तक गठबंधन का विस्तार नहीं होगा, गठबंधन का विस्तार करने के 2-3 ऑप्शन थे, दोनों तीनों अभी उनके लिए आउट ऑफ रीच दिख रहे हैं। उनमें से एक जयंत चौधरी है। जयंत इसलिए जरूरी है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के समय से ही उसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक उसको मिलता रहा है, लेकिन जब तक जाट वोट बैंक उसके साथ मिलता नहीं है तब तक कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर आप समय दें तो जो मुलायम सिंह का आपने कहा, मुलायम सिंह को चरण सिंह ने बनाया जो कुछ बनाया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और कहूँ उससे आगे जाके कि चरण सिंह को इतना बड़ा नेता अगर बनाया तो उसमें जाटों के साथ साथ यादवों का और दूसरी बैकवर्ड जातियों का बहुत बड़ा योगदान था।
भाई जाट तो वेस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में तो है नहीं, जी बिहार में तो है नहीं। और चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, अगर आप थोड़ा 75, 77, 84 तक भी देख लें, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के तौर पर बस, खड़े हुए। तो यूपी से लेके हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तक, पंजाब में ठीक है बादल की वजह से थे, या बाकी स्टेट्स में भी थोड़ा बहुत उनका था, मध्य प्रदेश में भी 2-4 एमएलए जीतते रहे, तो वो इतने बड़े नेता थे। लेकिन दिक्कत यह हुई कि मुलायम सिंह यादव, 3 यादव हुए जी। यूपी की राजनीति के बड़े, और उनमें रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और बलराम सिंह यादव। रामनरेश और मुलायम सिंह दोनों लोकदल के साथ थे, चौधरी चरण सिंह के साथ। 77 में जब जनता पार्टी बनी और पहली बार उत्तर प्रदेश में मतलब एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, सम्य सरकार तो 67 में ही बन गई थी, जी। तो रामनरेश यादव को बनाया गया जो आजमगढ़ से आते थे। रामनरेश यादव ने मुझे बताया था, संयोग की बात, संयोग कहिए दुर्योग कहिए, तीनों नहीं है। रामनरेश यादव ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव कितनी बारीक राजनीति करते हैं। वो लोकदल में चौधरी चरण सिंह को दिखाते हैं बलराम सिंह यादव का डर कि अगर मैं कमजोर पड़ूंगा, कांग्रेस की सरकार है तो मेरा एनकाउंटर करा देगा, मरवा देगा। वही डर बलराम सिंह यादव कांग्रेस में दिखाते थे अपने आप को मजबूत करने के लिए कि मुलायम सिंह यादव मुझे मरवा देगा। तो एक तो मुलायम सिंह यादव कैसे आगे बढ़े, इसमें दो राय नहीं है। बात मैं जी, जोड़ दूं, जी। क्योंकि आपने जब ये किस्सा छेड़ा अभी 2-3 दिन पहले ही, जब इस पे एक और एनालिस्ट से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव जी ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से जानते थे। रामनरेश यादव जी के काना फूफी करते रहना वो अविश्वास इतना बड़ा कर दिया। खैर ये इतिहास की बात है। अब मैं 2 चीजें मुलायम सिंह की जो हैसियत थी लोकदल में वो बता दूं आपको। जी। एक तो अभी किसी ग्रुप में मैंने फोटो देखा, चौधरी चरण सिंह का पी रहे हैं सोफे पे बैठ के, और मुलायम सिंह यादव हुक्के में जो चिलम होती है ना वो भर के लगा रहे हैं। ये फोटो है, और उस जमाने में एआई नहीं होता था, मुझे नहीं लगता एआई का। एक घटना का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यह घटना है जब बीजेपी और लोकदल का नाम उस समय होता था दलित मजदूर किसान पार्टी, शायद 84 के चुनाव की बात है अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। नगला चंद्रभान में जो फरह के पास है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो गृह नगर है, इन दोनों का अलायंस हुआ था। वहां पे एक ज्वाइंट मीटिंग थी नगला चंद्रभान में फरह के पास। उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए चौधरी चरण सिंह को जाना था, और मुलायम सिंह यादव कमरे के बाहर चक्कर काट रहे थे कि चौधरी साहब तैयार हुए कि नहीं हुए। मैं एक संयोगवश वहां था, क्योंकि विजय जी को शायद पता होगा, भरतपुर राज परिवार के एक सदस्य थे कुमार अरुण सिंह, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। मुझे उनको ज्वाइन कराना था डीएमकेपी में। बहुत दिन से पीछे पड़े थे, और कई कॉमन फ्रेंड्स के जरिए उन्होंने दबाव बनाया। चौधरी साहब से मेरा इतना भर था कि मैं उनको एक अच्छा राजनेता मानता था, और कई बार पॉलिटिकल समझ लेने के लिए उनसे मैं उस समय पत्रकारिता शुरू कर रहा था, अमर उजाला आगरा में था। वो तो पत्रकार जी बिल्कुल मिलते हैं, बात करते हैं। तो वो मुलायम सिंह की हैसियत इतनी नहीं होती थी कि जब तक चौधरी साहब की अनुमति ना हो कमरे में आ जाए। अब तीसरी घटना जो है, अजीत सिंह से राइवलरी शुरू होती है। जयंत को और अखिलेश को जो राइवलरी है वो विरासत में मिली है। ये शुरू होती है अजीत सिंह और मुलायम सिंह के साथ। अच्छा। चौधरी चरण सिंह परिवारवाद के विरोधी थे, सब जानते हैं। हालांकि उनकी बेटी भी राजनीति में आई, उनके दामाद भी आए थे, लेकिन वो एक पारिवारिक दबाव के चलते आए। अजीत सिंह जब राजनीति में आने वाले थे, चरण सिंह बीमार थे, तो उनको राजनीति में लाने वाले कौन लोग थे? वो तो कंप्यूटर इंजीनियर थे अमेरिका में। उनको लाने वाले मुलायम सिंह थे, देवीलाल थे, वो लोग थे, चाहते थे कि भाई अजीत सिंह को क्या राजनीति आती है, फेस उनका होगा, पार्टी हम चलाएंगे। लेकिन अजीत सिंह वो फिर वही कहावत, पढ़ा लिखा जाट, तो फिर तो वो आ गए। अब बिटरनेस कब हुई? जब यूपी में सत्ता परिवर्तन की बात हुई जनता दल बनने के बाद जी, और उसमें दोनों एक क्लेमेंट हो गए। अंडरस्टैंडिंग ये थी अजीत सिंह दिल्ली की राजनीति करेंगे, मुलायम सिंह लखनऊ की करेंगे। अब वो अंडरस्टैंडिंग बीच में लोगों ने चाबी भरी, चाबी भरने वाले वीपी सिंह एंड कंपनी थे, जनमोर्चा वाले लोग, और उन्होंने ही अजीत सिंह को डिच किया। लेकिन मैसेज ये गया कि मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो तब से जाटों के मन में खटास है वेस्टर्न यूपी में। अजीत सिंह और मुलायम सिंह साथ आए, जयंत अखिलेश साथ आए, लेकिन वो खटास मिटी नहीं है। अब देखिए, ये कहानी कुर्सी की ये कार्यक्रम आपको वो कहानियां बताता है जो शायद कभी आपने सुनी होगी, आपकी मेमोरी से वॉश आउट हो गई होगी, या कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, तो वो कहानी आपको मिलती है। अब आज की तारीख में सुमीर जी इन्हीं कहानियों को लेकर आते हैं। अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे 27 का चुनाव, जब
आरएलडी पर इस तरीके की छीटाकशी करेंगे, चवन्नी बोलेंगे? देखिए, चवन्नी अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा। पहले चवन्नी किसने जिक्र किया था? जयंत चौधरी ने कहा ना, मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने खुद को चवन्नी कहा था। उस चवन्नी का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये शब्द निकाल कर नहीं लाए थे। जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। तो जब जयंत चौधरी खुद को चवन्नी कह रहे हैं तो उन्होंने याद दिलाया कि चवन्नी को हमने सिक्का 1 रुपया बनाया था, वो बदल गए। और जयंत चौधरी कितने बड़े जाटों के नेता है कि 2014 में मथुरा से चुनाव हार जाते हैं, 2019 में मुजफ्फरनगर से चुनाव, बागपत से चुनाव हार जाते हैं। उनके पिता अजीत सिंह 2014 में चुनाव हारते हैं, 2019 में मुजफ्फर से चुनाव हार जाते हैं। बाप बेटे दोनों 2024 और 2014 और 2019 का चुनाव हारते हैं। और इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि 2024 का चुनाव जयंत चौधरी लड़ ले। वो राज्यसभा जाते हैं उस समय। इस बार भी 24 का चुनाव वो लड़े नहीं है। तो जो अपनी सीट नहीं पिता पुत्र जीत सकते वो जाटों के बड़े नेता है। अब उनसे चवन्नी कहा, वो कह रहे जाटों की तरफ। और कब जब इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को सीएम बनाया था और जब समर्थन वापस ले लिया था, पीएम बनाया था, उसको समर्थन वापस दिया, उसके बाद तो चरण सिंह ने भी कहा था जाटों का अपमान है। क्या जाटों ने साथ दिया? जाटों ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने की बारी आई, मुलायम सिंह बना अजीत सिंह में, अब मुलायम सिंह बाजी मार गए, तब अजीत सिंह ने कहा कि जाटों का अपमान है। क्या जाटों ने अजीत सिंह का साथ दिया था? मुलायम सिंह का खुलकर वहां पर साथ दिया था। तो अजीत सिंह की जो चरण सिंह की लेगेसी थी राजनीति की, वो चरण सिंह के साथ चली गई है। न वो अजीत सिंह उसको कैरी कर पाए, ना जयंत चौधरी कर पाए। जयंत चौधरी की राजनीतिक हैसियत इतनी भी नहीं है कि अपनी दम पर, अपने जाटों के दम पर अपना लोकसभा चुनाव जीत जाए। इसलिए उनको राजनीतिक रूप से या तो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की जरूरत है या अखिलेश की जरूरत है। अपने दम पर वो राजनीति नहीं कर सकते। वो समझ गए कि मैं लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा और घर बैठूंगा। तो मुझे मंत्री बनना है केंद्र में और 1-2 लोगों को प्रदेश में मंत्री बनाना है, तो मुझे अखिलेश यादव को पकड़ना पड़ेगा राज्यसभा जाने के लिए। केंद्र में मंत्री के लिए मुझे बीजेपी को पकड़ने पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने, उन्होंने खुद को चवन्नी कहा था, इसके लिए तो स्वतंत्र है हर पॉलिटिकल पार्टी, और यही तो गेम है कि कौन किसे अपने साथ जोड़ लेता है। एक और आंकड़ा मीनाक्षी का आंकड़ा भी दिखा दूं, बता देती हूं, फिर इसी में फिर आप जोड़ लीजिएगा। क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जाट को लेकर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीडीए के पी यानी कि पंडित बोलूं या पीड़ित बोलूं, खैर पंडित की हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर मायावती भी अखिलेश यादव पर अटैकिंग मोड पर हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड का जवाब दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो यह है कि वे पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से खास तौर पर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं। आगे वो लिखती हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में ब्राह्मण और दलितों का शोषण हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 7% ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब ये 7% इतने महत्वपूर्ण हैं कि पीड़ित भी पंडित हो जा रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए ये पीड़ित वाला तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ये तो मतलब इसको कहते हैं ना कि आपको सब दुनिया आप ये तो मानते हैं पंडित आजकल पीड़ित है? नहीं सर, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूँ। ये पॉलिटिकल एक जिसको कहें कि लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। और सर्वाधिक पीड़ित कौन है? तो न पंडित है, न ठाकुर है, न यादव है, न दलित हैं, कोई नहीं है। गरीब सर्वाधिक पीड़ित हैं श्रीमान अखिलेश यादव, जो सत्ता से बाहर हैं 10 साल से। ना पीड़ा किसको होती है? मैं तो लिटरल मीनिंग में चली गई, जो गरीब है भाई, जिसको सत्ता मिली ही नहीं उसको सत्ता जाने आने का क्या होगा? ठीक है, सत्ता जिसको सत्ता मिलती है उसको मुश्किल होती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे ना, और मुख्यमंत्री के बाद गायब हुए तो ऐसा गायब हुए कि पता ही नहीं चला। वो तो कहिए कि अभी 111 और 37 है तो ताकत दिखती है। मायावती जो काम कर रही, मैं फिर कह रहा हूं, मायावती को एकदम से खारिज करना राजनीतिक लिहाज से ठीक नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं कि एक वर्ग है ब्राह्मणों का जो उत्तर प्रदेश में कहता है कि हमारी पार्टी थी लेकिन हमारी पार्टी शायद उन उम्मीदों पर हमारे लिए खरी नहीं उतरी। अब वो कितना वोट में जाएगा, क्योंकि वो ये कहते तो हैं लेकिन फिर भाजपा के लिए हमारी पार्टी कह के जाके वोट दे आते हैं, तो क्या वो वोट देने नहीं जाएंगे या वोट देंगे किसी और को देंगे? मुझे अभी वो बड़ी दूर की कौड़ी दिखती है। फिर अगर मान लीजिए उसमें से कुछ वर्ग वोट न देने के लिए तय करेगा, तो क्या वो अखिलेश जी की तरफ जाएगा, जिनके प्रवक्ता मतलब वैश्या भली और ब्राह्मण भला न कोई, थोड़ी थोड़ी तो भली, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और पंडित टीका लगा के निकलता है, पाखंडी होता है। अच्छा, एक आदमी झोला लेके निकलता है और सबसे भीख मांग लेता, पता नहीं क्या क्या उनके प्रवक्तागण बोलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उधर जाएगा। मायावती की तरफ जा सकता है क्योंकि 2007 का उसका अनुभव बड़ा शानदार रहा है।
2007 में जो मायावती ने सतीश मिश्रा के जरिए जो एक अलग किस्म का समीकरण सतीश जी साधा एक था, बार फिर से पार्टी में वो तो खैर है ही, पोजीशन वो पर लगातार हैं, महत्वपूर्ण उनको भूमिका में स्पेशल है। टास्क दी गई है। हाँ हाँ, वो स्पेशल टास्क दिया गया है, देना ही चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उनको ज्यादा ठीक लगेगा। और आमतौर पर देखें तो यादव और दलितों के संघर्ष की तो कहानियां आपको गांव में मिल जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण और दलित के संघर्ष की कहानियां सिर्फ कम्युनिस्टों के मन में होती है। मतलब इसके अलावा कहीं नहीं होती, जमीन पर कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए कम्युनिस्ट कहीं जमीन पर नहीं होते हैं। जमीन पर ऐसी कहानियां नहीं, उनके मन में है, तो वो मन मस्तिष्क से। उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं जो हम सामने समीकरण देख रहे हैं इसके ऊपर होने जा रहा है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज की तारीख में हम कहेंगे कि चुनाव क्या एकदम से क्लीन स्वीप दिख रहा है बीजेपी का, तो मैं कहूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत भले दिख रही है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, लेकिन क्लीन स्वीप या बहुत जबरदस्त प्रचंड है एकदम सब तरफ से, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, एक बार हाँ जी जी आप बात करें फिर कर नहीं, लेंगे नहीं, आगे कोई प्लीज, नहीं। प्लीज। मायावती जी के लिए कि मायावती जी को खारिज कोई नहीं कर सकता, है ना, लेकिन मायावती जी ने ये मैसेज दे दिया कि भाई साहब मैं न्यूट्रल नहीं हूं। ये मैसेज है पूरे बयानों का। इससे थोड़ा और इलैबोरेट करें सर। उन्होंने बता दिया कि वो किस पक्ष में खड़ी हैं। एक तरफ से तो साफ साफ बता दिया कि अखिलेश जी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ तो वो रहती नहीं है नॉर्मली। तो इसका मतलब वो जब ब्राह्मणों की बात करती हैं, जब जाटों की बात करती हैं, उस पर नाराजगी की बात करती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भरोसा रखो मुझ पर कि अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता है तो क्या पता है इनके हिस्से का है। नहीं, बस उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती रिलेवेंट है। मायावती 14 साल से सत्ता से बाहर है, 2012 में सत्ता से बाहर हो गई मायावती। उसके बाद से मायावती ने क्या विपक्ष की कोई भूमिका निभाई? क्या मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने कोर वोटर को, उसके अलावा ब्राह्मणों को, ठाकुरों को या दूसरी जातियों को जोड़ने के लिए कोई अभियान चलाया? मायावती ने जिस तरीके से 14 साल की राजनीति की है, अब उन गैर जाटव जितने भी सबका मोहभंग मायावती से हो गया है। अब मायावती के पास कोर वोट बचा रहा है, वही बस मायावती की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मायावती यह सोचे कि अब 12 साल बाद मैं निकल के आऊं और रैली कर दूं 2, और बाकी कोर वोट मतलब बाकी तमाम लोग जो 2007 में मेरे पास आए थे सोशल इंजीनियरिंग के रूप में, फिर मेरे पास लौट आएंगे। अब गंगा से पानी बहुत बह गया है। अब लेकिन सर आप ही लोगों के डिस्कशन में आपने भी कई दफा, विजय जी ने भी, हर्षवर्धन जी ने भी कई दफा ये कहा है कि जो 11% उनका वोट बैंक है, जाटा वोट बैंक, वो तो उनके पास आएगा ही आएगा। नहीं, वो इररिलेवेंट होकर ही तो रिलेवेंट हुई। बस वो ही बचा ले। मैं कह रहा हूँ 11% बचा ले, 11% के बेंच पे आप कोई बहुत बड़ी ताकत हासिल नहीं कर पाओगे। रेलेवेंस यही है कि वो इररिलेवेंट है। मायावती को उनके वोट बैंक ने या सपोर्ट बेस ने लेट डाउन नहीं किया, मायावती ने उनको लेट डाउन किया, पहली बात। इसलिए मायावती रिलेवेंट है अपने कारणों से है। लेकिन हाँ, उनके पास 11% का वोट बैंक है, तो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर सकते। पंडित वोट बैंक ही मैं दिखा रही हूँ सर, 89% वोट बैंक अगर ब्राह्मणों का है तो वो तो सीधा सीधा बीजेपी के पास, मैं इन आंकड़ों के बात बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन उसी को डेंट करने की कोशिश वो कर रही है। 2007 में सरकार जब बनी थी, बीएसपी को अपने दम पे बहुमत मिला 2007 के 2007 की बात है। तो ब्राह्मणों को 2007 की मायावती जी तो नहीं है जो समीकरण करें, अब वो तो बीजेपी छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं हो सकता। 20 साल हो गए उसको। एक सूचना के तौर पे है अभी, अखिलेश यादव 2 नए ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक कोशिश है जो मायावती के खिलाफ खड़े हो रहे हैं चंद्रशेखर, उनसे अलायंस की, और दूसरी कोशिश है राजस्थान में जाटों की राजनीति कर रहे हनुमान बेनीवाल को यूपी में लाकर के। एक बार हनुमान बेनीवाल तक हम जाएं, लेकिन ये जो अभी आपने इंफॉर्मेशन दी चंद्रशेखर को जोड़ने की, तो इसमें कांग्रेस पार्टी तो चाह रही है लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाह रहे हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। आप इसमें फिर अब ऐड करिए। मेरी जानकारी ये है कि अखिलेश यादव दोनों के लिए ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, और जैसे कि उनके पिताजी की भी आदत है, हर राजनीति में होनी चाहिए, मुझे लगता है ये बुराई नहीं है। नुकसान तो नहीं हो वो रहा ना, हार्ड बार्गेन तो उनके पास है नहीं, दलित वोट जो है अखिलेश जी के पास किसी भी हालत में नहीं आना, तो जो आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा और चंद्रशेखर की इमेज देखिए, ब्राह्मण और दलित वोट उसको अखिलेश जी के पास लाना बहुत मुश्किल काम है। दोनों को बिल्कुल गलत कह रहा हूं? ब्राह्मण और दलित वोट, हाँ, ये दोनों वोट समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी, हाँ, ओबीसी फैक्टर की वजह से कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण और दलित बाकी किसी भी पार्टी के पास जा सकता होगा,
उसकी सबसे कम संभावना है समाजवादी पार्टी के साथ जाने की। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, उसमें सबसे कम संभावना होती है कि ये दोनों ग्रुप। और कांग्रेस के पास कितना जा कांग्रेस के सकता पास जा सकते नहीं, कांग्रेस के पास यदि उनको लगेगा कि ताकतवर है, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण को जाना होगा तो कांग्रेस के पास जा सकते। एलर्जी नहीं है, एलर्जी नहीं है, लेकिन सपा से एलर्जी है। कांग्रेस अब एलर्जी तो फिर नेगेटिव शब्द लगेगा, लेकिन मुझे संभावना कम लगती है उनकी उनके साथ जाने की, ब्राह्मण और दलित दोनों। इसलिए चंद्रशेखर यदि उनके साथ आ जाएंगे तो चंद्रशेखर का वोट अखिलेश को एड ऑन करेगा, तो उनको क्या दिक्कत है। आप कुछ ऐड करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ब्राह्मण वोट नहीं जा सकता है ऐसा कहीं नहीं होता है। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ 2012 में एक छोटा हिस्सा ही सही लेकिन गया ही था जी। 2007 में चूंकि मायावती के साथ बहुत बड़ा हिस्सा गया था, लगभग हर जगह जो उसकी संख्या विधायक सांसद के तौर पर हर तरह दिख रही थी। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ये बाद में थोड़ा करेक्शन किया, जब उनको लगा कि एकदम से ही हो जाएगा तब तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 11 से 13% का मतदाता समूह है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है, तब उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। वरना तो ब्राह्मणों को लेकर जैसी अपमानजनक टिप्पणियां कहते थे, अच्छा कौन जात हो, अच्छा मिश्रा हो, तभी ऐसा सवाल पूछ रहे हो आप। सामान्य छोड़ दीजिए, पत्रकार भी अगर कोई ब्राह्मण है तो अखिलेश यादव उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। 24 में ही शायद पूछा गया हाँ, था। मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं ये अभी के नया संदर्भ का में ही है। तो जब आप ये काम लगातार करते हैं तो फिर उसमें रहता है। और कांग्रेस की मुश्किल ये है कि राहुल गांधी निजी तौर पर ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते हैं। उसके पीछे ये नहीं कि उनका ये है कि हमने बहुत दिया, वो दूसरी तरह सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने ब्राह्मण समाज को बहुत दिया, कांग्रेस ने इनको बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारे साथ नहीं आए। वो दूसरी तरह सोचते हैं। जबकि सच ये है कि जब आप जिन स्थितियों में रहे आपके साथ रहा, लेकिन जब आप राष्ट्रीय मुद्दों पर हटे, इसको समझना चाहिए जरा। ब्राह्मण कोई जात की वजह से उनके साथ न गया न आया था, राम मंदिर आंदोलन के बाद हटा, और आप उसके बाद भी कोर्स करेक्शन को तैयार नहीं हुए। जब आप कोर्स करेक्शन को तैयार नहीं हुए तो उस आधार पर वो तो संख्या उन्होंने देखी। अब ये एनालिसिस जो है आप लोग करें वो नहीं, मैं सिर्फ कौन कहां जा सकता है उसके मायावती ने अखिलेश यादव को पीडीए में पी को पंडित बताया, तो पीडीए के पी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाया। हमने इतनी चर्चा कर ली, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि पहले पी से पिछड़ा था, फिर पी से पंडित हो गया, आगे पी जाकर पाकिस्तान ना बन जाए। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि एक रंगी क्या जाने बहुरंग की ताकत क्या है। अब इस पर जरा बात कर लें, एक रंगी और बहुरंगी। देखिए, एक रंगी तो राजनीति हो नहीं सकती, ये तो एक मुहावरा भले ही कर लें आप। राजनीति हमेशा बहुरंगी होती है। और आप जैसे बीजेपी पर तंज कसा होना, तो बीजेपी का भी जो सपोर्ट बेस जिस तरह से एक्सपेंड हुआ 2014 के बाद खास तौर पर, तो आप उसको एक रंगी कैसे कह सकते हैं? मैं तो सर उस एक रंग को कह रही हूं। हिंदू कंसोलिडेशन को अगर आप नजरिए से देखें तो इस एक रंग में तो सभी रंग है। सर आप एक लाइन जोड़ देना कि राजनीति बदरंग होती है। अच्छा, दूसरा, अखिलेश यादव को बेहतर ये होता कि अपनी पीडीए की परिभाषा एक बार तय कर लेते। आप देखें कि जब से उन्होंने पीडीए का नारा शुरू किया, मेरे ख्याल से 24 से शुरू किया, 24 के चुनाव, हर बार उनकी पीडीए की जो एवरीवेशन बदलती रही है। पी कभी किसी के लिए होता है, डी दलित के लिए होता है, आदिवासी के लिए ए हो जाता है, अगड़ा पिछड़ा हो जाता है। तो इसमें तो बेहतर है कि वो इसको छोड़ के सबको साथ लेना, सब वही तो बात कर रहे हैं। अगर एक रंग और सब रंग की बात कर रहे हैं तो आप वही सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है उस लाइन पर कुछ सोचें। अभी मुझे खबर मिली है, अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया है, बीजेपी का अर्थ भाग जा पाकिस्तान लीजिए। ये एक नया एंगल उन्होंने देने की कोशिश की। मैं तो अभी उस एक रंग का ही मतलब समझ रही थी विजय जी। उस एक रंग, जब हम भगवा रंग की बात करते हैं तो वो कंसोलिडेशन हिंदुओं का कंसोलिडेशन होता है, जिसमें निषाद भी होता है, राजभर भी होता है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य भी होता है, यादव भी होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, लेकिन ये भाग जा पाकिस्तान नया है सर। नहीं, अब ये तो वो कर सकते हैं। मैं तो इस रेफरेंस से जो लोग ये भी कहते हैं किसी को कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, उससे भी कभी सहमत नहीं होता, और भाग जा पाकिस्तान से भी सहमत नहीं होता। किसी को कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। आपको वोट दें या ना दें, बहुत सारे लोग इस पर भी बात करते रहते हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि पीडीए को, उनको पीडीए पर जब वो बार बार उसको पी बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब समझिए कि वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि जो शायद राजकुमार जी ने इस बात को कहा कि भाई जो अभी उनके पास है वो गठरी, उस गठरी से काम नहीं चलेगा। गुलदस्ता उन्हें गुलदस्ता कह लें, जो भी कर लें, तो उस गुलदस्ते में 2-4 फूल और डालने हैं, तो वो फूल उनको अलग अलग तरीके से मिलते हैं और वो
उससे क्या हो रहा है कि पी को पंडित कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पीड़ित कहे, पंडित कहे, जो भी कहें, लेकिन उससे जो उनके पास जो ग्रुप था उसको कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी तो हम ही इनको अपना ही नेता मानते थे, अब ये तो सबके ही नेता बन रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश की खूब बात की। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप जानते हैं कि पंजाब में, उत्तराखंड में और गुजरात में भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी बीजेपी जोर शोर से कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। नितिन नवीन की आज तीन बड़ी मीटिंग्स हैं। नितिन नवीन ने पहली मीटिंग बीजेपी की नई टीम के साथ की और इसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई और इसी दौरान वंदे मातरम का फुल वर्जन यानी कि सभी 6 पैरा गाए गए हैं। इसके बाद बीजेपी की नई टीम के सभी 65 सदस्यों के साथ मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीम के सभी सदस्यों को उनका टास्क सौंपा। साथ ही जेन जी और जेन अल्फा को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। इसमें यह तय हुआ कि बीजेपी जेन जी के साथ संपर्क अभियान शुरू करेगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े भी शामिल हैं। इसके अलावा कमेटी में हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी और ये कमेटी 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों से कनेक्ट करेगी। तो इसमें अब देखिए विचार क्या है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं, हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी किससे कनेक्ट कर रहे हैं? अभी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को और जिन्होंने अभी अभी या तो नौकरी शुरू कर दी है या नौकरी की तलाश में है, उन्हें राहुल गांधी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन की ये टीम अप्रोच किससे कर रही है? जो अभी कॉलेज पहुंचे नहीं है। ये केवल जेन जी अप्रोच नहीं है, ये जेन अल्फा अप्रोच भी है। जेन अल्फा अप्रोच है ये 47 तक की प्रिपरेशन है। हर्षवर्धन नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई भी जो दल है वो राजनीति में सफल होता है, सत्ता में आता है, तो उसको जो कहते हैं ना कि सबसे जोर वाली आवाज कहाँ से आती है, तो सबसे ताजा वाली पीढ़ी जो होती है वही करती है। जो पीछे वाली होती है वो तो तैयार रहती है, उसके में तो थोड़ा बहुत बदलाव आता है। और भारतीय जनता पार्टी या सीधे सीधे कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आई है तो उसमें उसी का जो उस वक्त का नौजवान था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2012 में पहली बार गांधीनगर में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, जिसमें ब्लॉगर थे, बहुत से लोग थे, उनको बुलाया था उन्होंने। और मतलब मुझे वो इसलिए ध्यान में है कि उस मीटिंग में, चूंकि बहुत से लोग, अब कई लोग उसमें से नाराज होकर मोदी विरोधी भी हो गए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग गए थे ना कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो देश के हर हिस्से से बुलाए गए थे और उन लोगों ने वहां एक तरह से कहें कि जो पीएम बनने की शुरुआत तो 2012 में ब्लॉगर मीट से की थी उन्होंने गांधीनगर। उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखें तो लगातार सबसे पहले स्मार्टफोन में घुसकर जो एक नई पीढ़ी है जो 18 के बाद तुरंत वोट देने वाली है, उसको नरेंद्र मोदी ने कैटर किया। अब चूंकि ये पीढ़ी तेजी में आई, बड़ी तेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतना तेज सब कुछ बदल रहा है, उस तेजी में शायद बीच में थोड़ा सा लगा कि कुछ कैच करने में रह गए। 2024 का जो परिणाम था उसने सोचने पर भी विवश किया, पार्टी ने निश्चित तौर पर सोचा ही होगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो टीम बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल टीम बनी हुई है नितिन नवीन की अगुवाई में, उस टीम के लिहाज से अब आगे का ये सबसे बड़ा एजेंडा है। और मैं इसको जेन जी और जेन अल्फा की टर्मिनोलॉजी में नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि जो वोट देने जा रहा है, चाहे वो 18 का हो चुका हो या 18 से पहले है, वो 29 तक 18 का हो जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी कैटर करना चाह रही है। और इसीलिए आप स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी भी है ना इसमें, बिल्कुल, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों अपने अपने राज्यों में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मान लीजिए मैं तो एक एक नाम पर भी चर्चा करना चाह रही हूँ। आपने हर्ष सांघवी का नाम लिया, स्मृति ईरानी का नाम लिया। विजय जी, इस पर आपका क्या टेक है? अच्छा, जैसे ये बात की जा रही है कि कोई भी पार्टी अपने लिए नई जनरेशन, क्योंकि जो एक बार वोट दे चुका है उसके एक थोड़ा सा सोच समझ में परिपक्वता आ जाती है, वो उस पर रहता है, फिर कभी नाराज भी होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करता है। लेकिन जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे कैटर कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। और वो काम ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो वो परीक्षा पर चर्चा कर ही रहे थे, तो वो उससे कैटर कर रहे हैं उसको लगातार। लेकिन अब परीक्षा पर चर्चा से ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो उनकी परेशानियां हैं, मैं कह रहा हूँ अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस जनरेशन को समझने की कोशिश नहीं कर रही, उसको कैटर करने की तो कोशिश कर रही है। एक चीज इसमें बोल सकती हूँ, जो 3 E's हैं, यानी कि एजुकेशन, एग्जामिनेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट,
हाँ, इन तीनों को जैसे ये तीन समस्या आप सुलझाएंगे, तब अपने आप आपसे वो कनेक्ट हो अपने आप जाएंगे। लोग आ जाएंगे। और दूसरा उसका एक कनेक्ट भी है, उसकी एक नया थॉट प्रोसेस है। ये जो जनरेशन आई है ना, ये केवल परेशानियों के लिए आपसे नहीं परेशान है। परेशानी है तो वो खुद भी फाइट कर सकती है, क्योंकि वो अपने परिवार से भी अलग करके भी कह रही है कि आपकी जरूरत नहीं, हम आगे आ रहे हैं, दुनिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप उसे थॉट प्रोसेस के तौर पर समझें पहले। वो मुझे लग रहा है कि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। राहुल जी ने कर लिया, उनको लग रहा है कि जंतर मंतर से सारा कमाल हो गया, ऐसा नहीं है। पहले आप उनको समझिए कि वो कहाँ चल रहे हैं, और आप एक दिन तो उनको गाली देंगे, एक दिन कमेटी बना लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा ना। कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। और आपने जो तीनों पॉइंट किए वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस पर किसी भी पार्टी ने फोकस कर लिया, उसी के लिए राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं ना, गूंज का प्रोग्राम, और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम रोज रोज कहते हैं कि वो बैक कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं या पीछे मुड़ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है, मुड़ गए। वो खुश हो जाए, वो लोग नाराज ना हो, उस पर वो ध्यान कर। मैं CSDS का डेटा पढ़ रही थी राजकुमार जी, और CSDS का डेटा भी ये बता रहा है कि ये जो 2024 से ये 2026 वाला जो एक पैटर्न चेंज युवाओं में दिखाई दे रहा है। एक तो युवा ये कह रहा है कि किसी एक पार्टी, एक नेता, इसके लिहाज से वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी आइडेंटिटी को नहीं जोड़ रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे मुद्दों का समाधान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब जो उसे वो समाधान दे रहा है, उस व्यक्ति के साथ वो जुड़ जा रहा है। तो दरअसल अब ये जो टीम तैयार हुई है, वो समाधान ढूंढने के साथ साथ कनेक्ट बढ़ाने के लिए टीम तैयार हुई है। समाधान तो हालांकि प्रशासन और शासन ही देता है, लेकिन बात तो संगठन पहुंचाता है। नहीं, राजनीतिक दल के तौर पर संवाद करना समाज के सभी वर्गों से, आयु वर्गों से, वो जरूरी है। और बीजेपी ने ये सबक, मुझे लगता है, अगर बहुत जल्दी सीख लिया है, उस पर अगर अमल करेंगे तो बेहतर है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। लेकिन असल एजेंडा वही है, जैसा विजय जी ने कहा और आपने उसको बहुत स्पेसिफिक कहा, कि सवाल इनके मुद्दों को एड्रेस करने का है। आपने जो 3 E's की बात कही है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, वो इस देश की गवर्नेंस का एजेंडा होना चाहिए। मैं गवर्नेंस पर आती हूँ, या ये इसी टीम पर आती हूँ। हर्ष सांघवी को रोल दिया गुजरात में, आपने इधर राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को आपने उपाध्यक्ष बना दिया। उधर भी एक आप नई टीम तैयार कर रहे हैं, विप्लव देव को आप भेज रहे हैं। क्या इससे जो चाह रही है भारतीय जनता पार्टी वो अचीव कर पाएगी संगठनात्मक रूप से? मैं कह रही हूँ आसान इसलिए नहीं है कि देखिए, जहां तक एजुकेशन की बात है या एग्जामिनेशन की बात है, वो सिस्टम पूरे देश में कमोबेश कोलैप्स कर गया। ठीक, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही प्रॉब्लम है, बाकी में नहीं है। बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी देश के ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है जी, इसलिए ज्यादातर राज्यों में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जंतर मंतर में जो कुछ हुआ, जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसकी जो पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, या कल हमने राहुल गांधी वाला एपिसोड देखा कि एक FIR दर्ज कराने के लिए 6 घंटे LOP को थाने में बैठना पड़ा, जो कि पहले दिन हो जानी चाहिए थी। उसके चलते कहीं ना कहीं जो जेन जी जिसको हम कह रहे हैं, या जेन अल्फा के तौर पर कई राज्यों में सामने आए, उसमें एक कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा लगता है टारगेट पे है सवाल पूछने के मामले। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि कोर्स करेक्शन अगर कर रही है तो ये करना चाहिए। टाइमली शुरू किया है। एक बड़ी खबर फिर मैं देना चाह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नितिन नवीन ने इस मीटिंग के बाद एक पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली कंडेम्स एंड अनइक्विवोकली अपोजेस द डिसीजन टेकन बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन 19 अगस्त। उसमें उन्होंने बहुत सारे बिंदु लिखे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि एक तो ये जो 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि 1937 के रेजोल्यूशन पर ही वो स्ट्रिक्ट बने रहेंगे, ये ठीक नहीं है। टू अपहोल्ड द ऑनर, डिग्निटी, लेगेसी एंड नेशनल स्टेटस ऑफ द कंप्लीट वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ भारत एंड एज एन इमॉर्टल सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत लंबा पोस्ट है जिसका लबोलुबाब ये है समीर जी कि ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे। अब फिर ये बात है कि बात कानूनी से ज्यादा नैरेटिव की है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है, कौन वंदे मातरम का सम्मान करता है, देशभक्त है या कौन नहीं करता। देखिए, अब कांग्रेस ने तो अपनी लाइन खींच दी है। जिस तरीके से 15 अगस्त को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो व्यवहार था,
राष्ट्रगीत को लेकर। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरीके से उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम पहले 2 छंद को लेके आगे बढ़ेंगे, 4 छंद हम नहीं गाने वाले, तो कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है वो युवाओं को जोड़ने को लेकर रहेगी। और संघ की जो अभी 3 दिन की जो बैठक हुई 19 से लेकर 21 तक विशाखापट्टनम में समन्वय बैठक हुई, उस बैठक में भी सबसे बड़ी चिंता यही जाहिर की गई है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। और ये जो जंतर मंतर का प्रदर्शन हुआ था, जिस तरीके से युवाओं का हुआ, इसके बाद संघ ने चिंता जाहिर की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि भाई युवाओं को जोड़ना है। इसी में सर पॉलिटिकल अपीसमेंट की बात करें तो रिजेक्ट एवरी अटेम्प्ट टू सबऑर्डिनेट द नेशनल सॉन्ग टू कम्युनल प्रेशर, पॉलिटिकल अपीसमेंट और नैरो वोट बैंक कंसिडरेशन। कांग्रेस पार्टी एक नैरो वोट बैंक और पॉलिटिकल अपीसमेंट के साथ वो तो क्लियर है, कांग्रेस को पता है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक को हमें साथ के रखना है, जो 16-17% है हमें उसको फोकस करना है, और 10 से 15-20% ऐसा हिंदू वोटर है जो इस बात को बहुत महत्व नहीं देता है, इस बात को लेकर वो इस लफड़े में नहीं पड़ेगा और हमको वोट करेगा। तो उनका कोशिश है कि 16-17% का वोट जोड़ कर रखा जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से ये मान के चल रही है कि सिर्फ वंदे मातरम को देश भर में इशू बना लेगी और जनता का और युवाओं का वोट ले लेगी, तो मुझे लग रहा है कि वो भ्रम में और गलती में जी रहे हैं। सिर्फ वंदे मातरम को इशू लेकर आप जनता का वोट नहीं ले पाओगे, आपको बाकी जो जनता की समस्या युवा है उनको आपको जोड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ वंदे मातरम आपको देशभक्त बता देगा और कांग्रेस को देशद्रोही बता देगा, यह सफिशिएंट नहीं है। आपको अपना काम बताना पड़ेगा और जनता युवाओं की जो समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तमाम विषय आपको उसको कैटर करना पड़ेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहां ज्यादा अगर ध्यान देगी तो भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ ज्यादा मिलेगा। आपको एक हर्षवर्धन जी कि सांस्कृतिक टर्फ पर भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़नी है, और दूसरा जो जमीनी मुद्दे हैं, जो एक्चुअल बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी लड़ाई लड़नी है। इससे जुड़ी एक खबर मैं बता दूं, और एक खबर यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे, वहां पर भी वो संबोधन अपना देने वाले हैं। ये विद इन द पार्टी का ही संबोधन होगा, लेकिन वहां से भी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आएगी। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक और बैठक करने जा रहे हैं, और ये बैठक मोदी एट 25 को लेकर होने वाली है, और बैठक में नितिन नवीन के अलावा बीएल संतोष, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। 7 अक्टूबर 2026 को नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होंगे, और पीएम मोदी ने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के कार्यक्रम को अब सेलिब्रेट करने का मन बनाया है। सेवा संकल्प महोत्सव मनाने का फैसला लिया गया है। अब ये जो 2 बातें हैं कि आप पैन इंडिया अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं, जिन नामों का सिलेक्शन पार्टी में नितिन नवीन की टीम में किया गया है वो, और फिर ये 25 साल सेलिब्रेशन। नहीं, देखिए किसी के लिए भी, किसी भारतीय राजनेता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर जन्मदिन को सेवा संकल्प उत्सव के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा मनाती रही है। जब 20 वर्ष उनके पूरे हुए थे तो बहुत बड़ा अभियान चलाया था बीजेपी ने बाकायदा, और उस वक्त मुझे याद है कि तब तो कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हुआ करते थे, तो वो उसका जिम्मा उनके ऊपर था। और अभी अब 25 वर्ष हो गए हैं, तो उसके लिहाज से पार्टी इस बहाने से फिर से उस ब्रांड नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों तक जाएगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की उसकी अपनी जो रीपैकेजिंग हुई है, उस रीपैकेजिंग को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि देखिए हम कैसे बदलते हैं, या कहें कि समय के साथ चलते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इन मुद्दों को लेकर क्या ये जो अभियान है, जैसे ये अभियान तो सब कर रहे हैं, कोई पार्टी ऐसा नहीं जो नहीं कर रही, कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि जब आप उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके बातचीत का तरीका जो उनकी भाषा में कहते हैं कि हमारा तो लिंगो ही अलग है, तो क्या आप कुछ नया लेकर जाएंगे क्या? फिलहाल मुझे वो वाला नया नहीं दिख रहा है। अभी जो है ये प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भी मतलब भोजन बैठक वाली पार्टी है, विश्राम अब नहीं रह गया है मोदी शाह के समय में, नहीं तो कहा जाता था ना कि भोजन बैठक विश्राम ये लगातार करते रहते हैं। तो बैठक तो हमेशा हो रही है, उसको अभियान तो हमेशा चल रहा है, क्या कुछ नया लेकर जा रहे हैं क्या? मुझे अभी वो नया नहीं दिख रहा है जिससे मुझे लगे कि नौजवान कहेगा अच्छा चलो हम भाजपा कार्यक्रम में चलते हैं। अगर अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता को ही लेकर बैठक कर लेनी है और दिन रात उसको एंगेज रखना है, जैसे कहा जाता है ना कि आप प्रतिदिन कुछ नए लोगों से मिलते हैं, या आप अपनी चाय की दुकान पे जाके वही 4 दोस्त आपके आके दिन भर बैठे रहते हैं, तो आप फिर उससे बाहर नहीं निकलते हैं। आपका दायरा, आपकी सोच, चाहे विद्वान जितने विद्वान लोग, क्या बीजेपी उसको तोड़ने जा रही? क्या उसको अगर दूसरी भाषा में समझे कि क्या ऑर्बिट चेंज बीजेपी के कम्युनिकेशन का, बीजेपी के कैंपेन का होगा क्या? मुझे वो नहीं दिख रहा है अभी तक। मैं जो ये सब देख रहा हूं ये बड़ा सामान्य भाई, वंदे मातरम पर जाएंगे तो आज से नहीं जा रही, जब से संघ बना है, जब से जनसंघ बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो तो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जाते रहे। कैसे जाएंगे वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है।
ये टीम बड़ी अच्छी बनी हुई है, स्मृति ईरानी है, विनोद तावड़े हैं, सब प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं, हर सांघवी, ओपी चौधरी या जो भी लोग हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसका भी खाका होगा उनके पास, हो सकता है अभी हम लोगों को जानकारी न हो, लेकिन जब तक आप उनकी शैली में कम्युनिकेट नहीं कहेंगे, संवाद उनकी तरह से नहीं होगा, ये गए और एक बौद्धिक जैसा या भाषण जैसा होके और वो हो जाएगा, तो शायद उससे बात नहीं बनने वाली। अच्छा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कहा था ना पहले भी कि भाई जब तक आप उनको नहीं समझेंगे कि उनकी जुबान में क्या समझ, आप पहले कुछ मत करिए, पहले उनको तो समझिए। ये जो आलेख पूरा लिखा है संपादकीय नितिन नवीन जी ने, ये क्या ये बता रहा है जिस पर हर्ष जी ने सवाल किया? प्रोग्राम तो बाद में है, पहले आप समझ तो लीजिए कि क्लाइंटेल क्या है, आपका ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं। नहीं सर, एक ही ऑडियंस नहीं है ना, मिलेनियल ऑडियंस, जेनेक्स ऑडियंस, बूमर जिस ऑडियंस भी के तो लिए है। कर रहे हैं, नहीं बूमर के लिए तो वो कर ही रहे, बूमर के लिए कुछ करने का वैसा नहीं है। जब आप स्पेसिफिक ये कह रहे हो कि हम जेन जी पर, जेन अल्फा पर, हुआ टीम को कर रहे हो और वो कर रहे, मेरे को आपत्ति थोड़ी है, मैं तो बात कह रहा हूँ कि उसको यदि कटर करना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसमें और चीजें तो दिखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी जेनसी वोटर्स को जोड़ने में जुटे हुए हैं, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में हैं, जहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल लड़कियों के लिए रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार छात्राएं अपनी बात खुलकर रखेंगी और देश उनकी आवाज सुनेगा। राहुल गांधी का ये प्रोग्राम शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुणे से पहले कल राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई भी और यहाँ पर तो पूरी लंबी चर्चा भी हुई, आपने कहानी कुर्सी की में लगातार देखा भी। अब राहुल गांधी का पुणे के कार्यक्रम से पहले ही एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए, वहां एक अलग भिड़ंत हो गई। अब भिड़ंत इस बात को लेकर हुई कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 2 लड़कियों को कमरे में बंद करके धमकाया है। अब एबीवीपी इस बात को लेकर नाराज हो गए, वो आमने सामने की झड़प हो गई। अब तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यूनिवर्सिटी का ये बवाल है। राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं। विजय जी, राहुल गांधी का ये प्रयास, राहुल की गूंज या छात्रों की गूंज। देखिए अभी तो आज तो वैसे भी ज़्यादा जोश में होंगे पुणे जब जाएंगे, क्योंकि कल ही जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई उस बच्चे को लेकर, साहिल को लेकर, और 6 घंटे का पूरा तमाशा लगा और सरकार ने 6 घंटे बाद समझा कि यही ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं, एफआईआर कर ही लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो यदि हर्ष जी को भी सुन लेते तो शायद 3-4 घंटे पहले हो जाती है एफआईआर। अब ये मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ इसमें। राहुल गांधी ने पूना में कार्यक्रम मतलब क्या आधार है रखने का? आपका सांसद नहीं, पुणे में एक विधायक नहीं, आपका एक पार्षद नहीं, न पूना में, न पिंपरी में, न चिंचवड़ में, वो पूरा बेल्ट भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट वो भारतीय जनता ऐसा आप देखिए ना, राहुल गांधी वहां क्या एक गूंज कार्यक्रम कर लेंगे और वहां युवा वोटर राहुल गांधी जुड़ेगा? वहां भारतीय जनता पार्टी का इतना स्ट्रांग नेटवर्क है, वहां शरद पवार का स्ट्रांग नेटवर्क है, वहां अजित पवार खुद वहां पालक मंत्री रहे, अजित पवार के परिवार का बहुत बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क है। आप वहां कर रहे, उससे अच्छा पश्चिम मराठवाड़ा में चले जाते, आप विदर्भ में नागपुर चले जाते, आप अमरावती अकोला चले जाते, जहां से आपके लोग जीतते हैं, जाके दलित लोग और पिछड़े लोग आपको समर्थन देते हैं। मैं इसमें एक काउंटर क्वेश्चन करना चाह रही हूं सर। काउंटर क्वेश्चन ये है कि जहां पे हमारी रीच ऑलरेडी है, हम क्या उसके अलग, जहां पे हमारी रीच नहीं है, हमें वहां पर फोकस नहीं करना चाहिए? वो इतना कमजोर एरिया है, जो विषय सबसे मुश्किल लगता है वो सबसे पहले उठाया जाता है पढ़ने के लिए। इतना कमजोर है कि वहां आपके इससे गुण से कुछ होना नहीं है। आप विदर्भ के अंदर थोड़े मजबूत हो तो आप वहां स्ट्रांग मजबूत है ना, कि जहां आपकी बड़ी एजुकेशनल हब है ना, महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारा कल्चरल और एजुकेशनल हब है। और आपकी बात ठीक है कि भाई जहां पर नहीं है वहां पर भी तो हम एंट्री करें, हमेशा वहीं जाकर कंफर्ट जोन में क्यों चले? कि वहां कभी नहीं था और कभी नहीं, इधर कमजोर हो गई है, अभी कमजोर हो गई, पहले वो रही है। जहां कमजोर है वहां मजबूत होने की कोशिश करें, समझदारी। 30 साल से नाम देने वाला कांग्रेस का पुणे के अंदर नहीं है। आपको एजुकेशन हब में करना था, बंबई में कर लेते, आपको करना था आप औरंगाबाद कर लेते, आप नागपुर के विद्यापीठ के अंदर कार्यक्रम कर लेते। आप ये कहना चाह रहे अगर वहां पर अपनी मजबूत जमीन पर होता तो इसका थोड़ी मजबूत है, आप उसको और मजबूत कर लेते। मुझे लगता है वहां और मजबूत होती है। पुणे में तो आपको कुछ भी नहीं मिलना ना, आपकी एक रैली से कुछ मिलना नहीं है आपको वहां पर। आपको कैंडिडेट वहां खड़े करने के लिए नहीं मिलते, आपकी वो हालत है। वहां पुणे में आप करके क्या कर लो? महाराष्ट्र में या खास तौर पर पुणे की बात कर रहे हैं सर, वहां पर कांग्रेस कैसे कमजोर होती चली गई? कांग्रेस कमजोर हुई डिवीजन के बाद। मोटे तौर पर अगर आप देखें कि जैसे शरद पवार का बता रहे हैं, शरद पवार का एरिया रहा है, तो शरद पवार का वो प्रभुत्व रहा है। और शरद पवार जब कांग्रेस से अलग हुए उसके बाद कांग्रेस अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई। उसके 2 कारण रहे, शरद पवार अलग भी हो गए, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन में भी हो गए, तो आप उनको नाराज भी नहीं करना चाहते थे। और अगर आप उनके पैरेलल कोई खड़ा करेंगे मराठा नेता,
तो शरद पवार नाराज होंगे। तो पुणे से जहां तक मेरा ख्याल है सुरेश कलमाडी एमपी होते थे, कांग्रेस के ही थे, राजीव गांधी के दोस्त थे वो, लंबे समय उन्हीं के तक चलते राजनीति में आए थे। वो शरद पवार के साथ चले गए थे, लेकिन बीच में फिर शरद पवार को छोड़ के कांग्रेस के साथ भी रहे। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कांग्रेस सत्ता में भी रही है महाराष्ट्र में, आज मेरे ख्याल से चौथे नंबर की पार्टी वो तो होगी। नागपुर में भी इतने समय से तो गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, तो फिर आप कहेंगे कि नागपुर में क्या करते? और नागपुर में तो संघ मुख्यालय भी है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर की कहानी पर बात करना चाह रही हूँ। फिर नए दौर की कहानी क्या है अब यहाँ पर? राहुल जी को लेकर आप लोग असली बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि समीर जी तो वही कह रहे थे, फिर पता नहीं कैसे थोड़ा सा डिविएट कर गए। अरे भाई, मूल मुद्दा ये है कि जब रांची में जरूरत है तो प्रयागराज होंगे, हाँ। चुनाव यूपी में है तो महाराष्ट्र में होंगे। आप मूल मुद्दे की तरफ ध्यान दीजिए ना, कि क्या राहुल गांधी को ये देखना है कि कहां पर, जैसे ठीक है वहां नहीं है उनके लोग जा सकते हैं, भाई अच्छा है भाई, जहां नहीं होता है वहीं तो आदमी नई टेरिटरी में अपना कोशिश करता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी प्राथमिकता राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमेशा अखिलेश जी कुछ कर लेंगे और साथ में राहुल जी खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने किया ना, नहीं किया प्रयागराज, लेकिन किस वक्त किया? आपने खबर भी बताई थी अखबारों में छपने वाली। किस वक्त किया था? जिस वक्त रांची में उनकी जरूरत थी। प्रयागराज में किया बिल्कुल गलत नहीं, अच्छा किया, गए उनके लोग उत्साहित हैं, अच्छा किया, वहां कार्यक्रम करके आए। लेकिन प्रयागराज में जब किया तो रांची में जरूरत थी। और बेहतर होता कि इस वक्त तो उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम और बड़ा अच्छा होता, जितने महानगर हैं वहां सब जगह जाके छात्रों की गूंज करिए। इसमें कौन सी बुराई है? हर पार्टी को अपने आप को विस्तार के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई कार्यक्रम चाहिए होता, अच्छा कार्यक्रम है, जाकर करिए। लेकिन और बस इसमें एक ही मुश्किल है कि इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है ना, वो बड़ा वो टेड जो स्पीकर वाला होता है ना, वो जो टेड टॉक्स होती वैसा है, जनरल पब्लिक जैसा नहीं है। अब पता नहीं, हो सकता है कैटर ही नहीं कर रहे ना, बच्चों को ही कैटर कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को ही, लेकिन उसमें भी वो उस तरह का नहीं है जैसा कि कोई भी गया और जाकर वहां जुड़ रहा है, उस तरह का नहीं। बड़ी अनप्लान्ड, मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट, पूरा प्रोग्राम उन्होंने जो बनाया है, ये बहुत प्लान तरीके से कोई लोगों ने उनकी टीम में वो तो बाकायदा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कि मंच और पंडाल और माइक भी उनकी जो दिल्ली की टीम है वही जाके सब कुछ करती है। उसमें लोकल लोगों की कोई भूमिका ही नहीं होती, बल्कि इसकी वजह से कई लोकल लोग दुखी भी हैं, जो प्रयागराज में मुझे पता चला। तो सब जगह वही टीम जाती, तो अच्छा है। लेकिन मैं बस यही कह रहा हूं कि इस वक्त राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश होनी चाहिए थी, जो नहीं दिख रही। फिर आप कहते हैं कि अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश आएंगे तो? नहीं, अखिलेश जी की नाराजगी के लिए वो अपना पार्टी बढ़ाना छोड़ दें, और पार्टी में कुछ रहेगा तभी तो कुछ बार्गेन कर पाएंगे, तभी तो मांग पाएंगे भाई हमको जरा और सीट दे दो। वरना अखिलेश कहेंगे देखो 1-2 सीट वाले थे, हमने तुमको 6 पे पहुंचा दिया, और क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए? चवन्नी को कितना रुपया बनाएंगे इनको? नहीं, 20 रुपए को 15 पैसे को बना दिया ना 1 रुपया। हम चर्चा हमने वहां से शुरू की थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अप्रोच कर रही है और कैसे राहुल गांधी अप्रोच कर रहे हैं। अभी तो हमने बाकी प्रादेशिक पार्टियों की तो बात ही नहीं की। मीनाक्षी जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं, चौंकाने वाली बात जो मुझे लगती है कि 2014 में जिस तरह की मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर हमको दिखी, और लगभग 3 दशक बाद, 84 के बाद 2014 में किसी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली, उसमें सबसे बड़ी ताकत मुझे जो लगती है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है, वो युवा वर्ग था। मैं एक डेटा पढ़ना चाह रही थी, मैं वही ढूंढ के निकाल रही थी, इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा भी है। तो CFDS लोक नीति का डेटा तो यही कहता है कि सर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 36% युवाओं का मानना है कि बेरोजगारी ही देश की बड़ी समस्या है। 6% युवाओं के पास ही सरकारी पक्की नौकरी है। और राजनीतिक रुझान की भी बात उसमें यही है कि जो उनके विषयों को प्राथमिकता देगा वही नेता, वही पार्टी उनके लिए शिरोधार्य होगा। तो एकदम बात बिल्कुल साफ है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी जी, युवा वर्ग, युवाओं के सपने, उनकी उम्मीदें, जिसका प्रतीक बन गए थे नरेंद्र मोदी, और वो 19 तक रहा। आज उसी को टारगेट करके राहुल गांधी चल रहे हैं, चाहे वो जेन जी कह लीजिए, जेन अल्फा कह लीजिए, जो कह लीजिए आप। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि उनसे संवाद करना है जी। तो क्या आपने अपना ट्रैक खुद छोड़ दिया था बीच में? वो तो आपकी ताकत थे, आज आपको उन्हें दोबारा साधना पड़ रहा है। और राजनीतिक टिप्पणियों में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो टीम बनी है जेन अल्फा से संवाद के लिए, उसमें भी है वो। लेकिन नितिन नवीन का ही बयान था ना जंतर मंतर को लेकर, वायरस है।
तो वही कह रहा हूँ ना कि अभी 2 दिन पहले तो आप क्या कह रहे थे उस टीम को या संघ बीजेपी के और भी कई नेताओं ने उनके राष्ट्रवाद पे, उनकी देश प्रेम पर, उनकी अराजकता पर सवाल उठाए। तो हमें कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए। ये जो जैन जी है ना, मैं एक आंकड़ा और देख रहा था, जागरूक है, इसमें 2 राय नहीं है जी। ये इम्पेशेंस भी है। हाँ। 13 महीने में नौकरी बदलना है एक बड़ी संख्या से लोगों की, इसमें इसी में मैं डेटा और जोड़ देती और हूँ। 1/3 से ज्यादा वोटर यही होंगे 2029। 39% युवाओं ने बीजेपी के समर्थन की बात कही। कुल औसत शेयर भी इसमें 36.6% का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण बहुत ज्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें 19 और 24 का भी आकलन उसमें रखा है कि जो 2019 इलेक्शन में 41% का था, उसमें थोड़ी सी गिरावट है, मामूली गिरावट है कि वो 39 पर आ गया है। लेकिन कांग्रेस का वो जहां थे वहीं पर हैं, लेकिन वहीं इंडिया अलायंस को थोड़ा सा, जब ये सहयोगियों के साथ चले जाते हैं तो 12% का फायदा हो जाता है। विजय जी, बहुत क्विक कमेंट इस पे, फिर ब्रेक के लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही सवाल है कि क्या आप उनको समझ पा रहे हैं। मुझे अब भी वही बात मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उनको समझिए, फिर उसको कैटर कीजिए। और ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप उन्हें वायरस कहें, एक दिन आतंकवादी कहें, अराजक कहें, एंटी नेशनल कहें, और फिर अगले दिन गोदी में बैठा लें। वो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। और इम्पेशेंट तो होते ही है, जनरली भी नौजवान होता है। अब वाली पीढ़ी जो है वो बहुत इम्पेशेंट है, और राजकुमार जी ने बहुत अच्छे से बात को एड्रेस किया कि जब 13 महीने में नौकरी बदलते, इसलिए। और सबसे पॉजिटिव बात उनके लिए, नेगेटिव बात क्या है कि वो बिल्कुल फ्रेश स्लेट है। वो आपके पास आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के पास भी आ सकते हैं, पूरी तरह से उनका कोई झगड़ा नहीं है। वो आज भी नरेंद्र मोदी से जा भी सकते हैं। इसलिए दोनों नहीं, लेकिन इसमें एक जरूरी बात है कि कोई उनको अराजक या कोई उनको एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। उसमें बाकायदा जो लॉट है, अब कोई उमर खालिद और शर्जील इमाम के पक्ष में बयान देगा तो उसको तो एंटी नेशनल कहा ही जाएगा आज के संदर्भ में। अच्छा, कोई अगर इस तरह की बात करेगा कि 370 हटाना, कश्मीर को जिस तरह की बात करेगा, तो उसको कहा ही जाएगा। ये संदर्भ के साथ है पूरा, वो पूरी की पूरी जनरेशन को न कोई कह रहा है, न कोई कहने की स्थिति में है। और कंगना का एक बयान आया था तो उन्होंने भी अपने आप को करेक्ट किया था। ठीक है, अखिलेश यादव वो चवन्नी वाले बयान पर जयंत चौधरी फिर कितना नाराज है, उसमें मायावती का भी जो रिएक्शन सामने। अब अखिलेश यादव ने एक नया रिएक्शन दिया है इसी चवन्नी वाली कंट्रोवर्सी में। अखिलेश यादव ने एक बार फिर जयंत चौधरी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुश्किल यह है कि सच बोलो तो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ कह दिया तो बीजेपी अब उनका सम्मान बढ़ाए। अगर बीजेपी 4 गुना, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा रुपया करके भी बात कर दी क्या? मतलब रुपया भी हो गया ना, चवन्नी का 4 गुना 1 रुपया हो गया। अगर 4 गुना सीट नहीं देती है तो ये चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। इसके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो। अब तो ठीक है। सिक्का उछाल के 27 की राजनीति की कीमत लगाई जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विजय जी, वो देखिए अखिलेश जी दोनों तरफ से खेलना चाह रहे हैं। एक तो यह है कि भाई परेशान है वो, क्योंकि वो एक हिस्सा तो है ही ना, चाहे आप उसे छोटा कह लें। वो खुद अकेले नहीं जीत सकते जयंत चौधरी जाटों के आधार पर भी, लेकिन वो किसी की मदद करके तो कुछ कर ही सकते ना। देखिए 30 नंबर पे आप पास नहीं होते, लेकिन मेरे पास 6 नंबर हो तो 36 नंबर पे पास हो जाते थे ना हमारे ज़माने में। तो वो 6 नंबर ग्रेस मार्क्स तो हैं जयंत चौधरी के पास। अब वो ग्रेस मार्क्स जयंत चौधरी अखिलेश यादव के पास नहीं मिल रहे, तो वो इसको
किसी भी तरह से पॉलिटिकल तरीके से। और वो देखना, ये आज चौधरी चरण सिंह का अपमान बोल रहे हैं, वो 15 दिन बाद 10 दिन बाद जाटों का अपमान बोलेंगे कि भाई ये जयंत चौधरी ने जाटों का अपमान करवाया कि इतनी सी कम सीटों पर चुनाव लड़के और बीजेपी ने जाटों का अपमान किया है। सर मैं तो जाट वोट की कीमत सोच रही हूँ, ये 54 से रुपया से चार क्या रहा है। हर्षवर्धन जी, कौन फंस गया है? हर्षवर्धन जी वो इकोनॉमिक्स वाले आदमी हैं, वो सही बता सकते हैं कि क्या हिसाब बैठेगा। नहीं देखिए, इस पर तो बड़ा रोचक हो गया है ना कि हर कोई कह रहा है कि अखिलेश जी इतने डेस्परेट हो चले हैं कि वो दरअसल ये इस वक्त ऑफर प्राइस दे रहे हैं। मतलब होता है ना मार्केट में ऑफर प्राइस, तो वो ऑफर प्राइस चल रही है कि ठीक है भाई इस वक्त ये है, चलो आ जाओ। वो आता है ना कि फलाना बॉक्स सेल, ये सेल, वो सेल। तो अखिलेश जी को लग रहा है कि हम मतलब उस तरह से बिक नहीं रहा है माल, तो उसके लिए ऑफर प्राइस दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर ये लोग आ जाएं, अब पैकेजिंग चमन्नी की होती है सर क्या? लेकिन ये बताइए ना, मैं अपनी वाली बात तो कर सकता हूँ, मैं कहूँ कि नहीं विजय जी ऐसे ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि विजय जी तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तो अब इनका वाला बिगाड़ने के लिए मुझे करना है। तो दो ही तरीका है, या तो बिगाड़ने के लिए, या मेरे मन में है कि इस बिगाड़ने से कहीं मेरा कुछ भला हो जाए। तो ये ऑफर प्राइस है, सेल टाइम है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता कांग्रेस पार्टी। सेल टाइम है या परचेस टाइम है? नहीं, सेल टाइम है, अपने को बेच रहे हैं वो। ठीक है, अपने आप को आप समझिए ना, ऑफर प्राइस बेच रहे हैं कि भाई आप वो ऑफर जो दे रहे हैं अपने को बेच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, तुम ले लो, हमारी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता की बात किसके लिए? सर्वाधिक चिंता की बात है जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं, उनके लिए सर्वाधिक चिंता की बात है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक। क्योंकि ये और कांग्रेस तो सहयोगी हैं। वैसे ही कांग्रेस को लग रहा है भाई कितनी सीट दोगे, कोई कह रहा है कि 100-120 पर कांग्रेस मान गई है। अब कांग्रेस अगर 100 पर मान जाएगी तो उसके लिए भी चिंता की बात होगी। लेकिन इस सब में ये भी तो समझिए ना कि जैसे राहुल जी के लोग, कांग्रेस 120 से भी ज्यादा पर मानेगी, मतलब आप उतना भी नहीं देने को तैयार? नहीं, मैं नहीं पता मुझे, मैं तो उतना संगठन है सर, आप अखिलेश इस बात से उतना संगठन है, ये भी तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने 2022 में 33 सीटें दी थी आरएलडी को, हालांकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार 33 सीटें दी थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 4 गुना सीटें, टोटल सीटें पश्चिमी यूपी में 70 सीटें आती है, 33 सीटें आपने दी थी। अब वो जयंत चौधरी को संदेश दे रहे हैं कि बेटा मैंने तो 33 सीटें दे दी थी, अब तुम बाकी लेके देखो बीजेपी से 33 सीटें वहां के अंदर, अब तुमको बीजेपी कितना देती है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने तुमको 33 दी थी, अब तुम 4 गुना ज्यादा उनसे सीटें या उससे ज्यादा सीटें लेकर प्रेशर बनाए थोड़ा सा। एक जो है इसको आप देखिए ना, इस वक्त इतना आसान नहीं। ये सब तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं जो चल रहा है। अभी हमने ब्राह्मण की बात कर ली, अभी हमने सब बात कर लिया, छात्रों को गूंज कर लिया। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कल हुआ, वहां भी तो एक वर्ग ही था ना कि वो वोटर नहीं था, रिजर्वेशन हटाओ वाला मांग लेकर। अच्छा, सीजेपी को तो आसानी से सब कुछ परमिशन भी मिल गई, इनको तो बलपूर्वक हटा भी दिया गया, रात में भारी फोर्स लगा के हटा दिया। उन तिलचट्टों को तो नहीं हटा पाई थी यही सरकार। तो क्या वो कोई मैटर नहीं करेगा क्या? और राहुल गांधी भी इनके लिए नहीं गए, ये भी समझिए ना। जंतर मंतर पर वो पैलेट गन वाले के साथ लेकर गए थे एफआईआर कराने, जो बेचारे बल पूर्वक हटाए जा रहे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के नारे लग रहे थे, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं विजय जी की बात पर लेकर जाऊंगी जो पिछले डिस्कशन में उन्होंने कहा। नहीं तो पूछ लीजिए ना। हनुमान एलर्जी नहीं कहूंगी, लेकिन स्थिति कुछ वैसी तो है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, चालीसा पढ़ेंगे तो राहुल गांधी जाएंगे क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीटिंग के बाद, वो आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था। मगर 19 अगस्त 2026, आज से कुछ दिनों पहले, CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था।
वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे बिना जाने केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875 जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे हैं। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है, और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए।
मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी on Vande Mataram, no matter what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslimans of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Anandamath or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. गांधी जी ने कहा दुखद दिन आ गए हैं. उसके आगे भी पढ़ देता हूं एक सेंटेंस गांधी जी का. And that was all pure gold. That was all. वो 6 छंद. That was all pure gold before has become base metal today. जो पहले प्योर गोल्ड था अब वो बेस मेटल बन गया है. यह गांधी जी का मानना था. और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है. यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है. हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं. 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था. पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे. इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ. क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 January 1950, none other than the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा. दिस इज व्हाट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24 January 1950. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष. और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को, जिन्होंने खड़े होकर एक मत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे. जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे. हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा. आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह भी कांग्रेस के मुख्यालय में. आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को. कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है. जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी. हां, हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे. और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है,
यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी के सामने मना कर दिया। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे। उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा। पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया। अब जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वही वंदे मातरम का विषय है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवाया, जानबूझ करके कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का अपमान किया गया। वंदे मातरम के सम्मान के साथ कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। वंदे मातरम जो अपना 150वां वर्षगांठ मना रहा है और फिर उसे वो कानूनी संरक्षण मिल गया है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये असम्मान क्यों कर रही है। और जो भी हुआ हाल के दिनों में राजकुमार जी, हमने तो देखा ही, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, फिर गोवा में हुआ, फिर 19 अगस्त को केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि अब तो ऐसे ही होगा, वंदे मातरम 2 पैरा ही गाए जाएंगे। देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। जिस दिन ये CWC की मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी गलत है, रणनीतिक रूप से भी। राजनीतिक रूप से इसलिए गलत है कि अभी तक जो बीजेपी या बीजेपी की सरकार डिफेंसिव नज़र आ रही थी छात्रों के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर, उसको आपने उसका जो फेवरेट टर्फ है राष्ट्रवाद का वो दे दिया और आपने अपने आप को एंटी नेशनल पोर्ट्रे करने का मौका दे दिया। दूसरा, रणनीतिक रूप से भी ये आपको भारी पड़ेगा जी, क्योंकि आपके जो मुद्दे थे वो पिछड़ रहे हैं। वो ठीक है, कल थोड़ा चीज़ें बदली हैं। और दूसरा तर्क जो दिया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे कतई सहमत हूँ। यह बात सही है कि 1937 में जब ये फैसला हुआ था कि 2 छंद गाएंगे, बाकी पूरे 6 नहीं गाएंगे, तो उसमें मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि मुसलमान इसके विरोध में है। जी, हो सकता है कुछ मुखर जो नेता है विरोध करते हो, लेकिन उसका कोई तार्किक आधार मुझे नहीं आता। आप 2 उदाहरण देखिए। एक उदाहरण परसों विजय जी ने भी दिया था, ध्रुपद गायक का, रस खान और रहीम। कृष्ण को लेकर के जितना इन्होंने लिखा और जितना बढ़िया लिखा है, कितने हिंदू कवि है जिन्होंने लिखा है। सूरदास को छोड़ दीजिए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? चलो पुरानी बात हो गई भक्ति काल की, आधुनिक दौर में आ जाते हैं। बॉलीवुड में मीना कुमारी कौन थी? कितने भजन उन्होंने गाए पर्दे पर? दिलीप कुमार कौन थे? मोहम्मद रफ़ी कौन थे? मतलब ये आप पर्दे पर गा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई क्लैश है। ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स का मामला है। और दुर्भाग्य ये है कि जिन मुस्लिम मौलानाओं को, बुद्धिजीवियों को आगे आकर के इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए था जी, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। नतीजतन जो छुटभैया पॉलिटिशियन है वो उसको माहौल को आगे बढ़ाने का, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें एक विषय तो ये भी है ना विजय जी कि खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों में 1937 से पहले बहुत सारे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्षों की अध्यक्षता में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। तो फिर अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे हो गई? नहीं, अब वो उनको लग रहा है, देखो दोनों, जब 1937 में फैसला हुआ तब भी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें सब लोग थे। सरोजनी नायडू भी थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, बोस भी थे। लेकिन उस समय उनको ज़रूरत लगी होगी कि वो होगा। मैं ये समझ रहा हूँ, जो कांग्रेस को शायद समझ में आ रहा हूँ, मैं इसकी राजनीति रणनीति पर नहीं जा रहा, लेकिन ये इशू भारतीय जनता पार्टी अगर समझ रही है कि वोट का इशू हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। बाकी सब चीज़ों पर हम बहस कर सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इस देश का आज के समय का वोट का इशू नहीं बनेगा।
बीजेपी को इससे आगे निकलना ही नहीं, पड़ेगा। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा या कांग्रेस की बीजेपी वोट को बैंक कोई की एक्स्ट्रा वोट पॉलिटिक्स नहीं है? मिलेगा। बीजेपी को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को? कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला, मैं लिख कर दे देता हूं आपको इससे। ठीक है। कांग्रेस का कोई नुकसान इस रणनीति से, कोई फायदा होगा वो भी नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस का कोई नुकसान होगा इस स्टैंड पर, मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ भले ही बीजेपी को उसका वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन कांग्रेस को एक्सपोज करना जरूरी है इस मामले को लेकर। ये वोट का मामला नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का मामला है कि आप वंदे मातरम को लेकर जो 1937 में आपका रुख था कि जो आप मुसलमान लोगों के लिए आपने जिस तरीके से घुटने टेके थे, 90 साल बाद भी 2026 में भी आप उसी मुसलमानों के लिए घुटने टेक रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि एक्सपोज करना जरूरी है। वोट मिले ना मिले, देश की जनता को जानना जरूरी है कि कांग्रेस आज भी वहीं पर खड़ी है जो 1937 में कांग्रेस जहाँ खड़ी थी। आज भी 2026 में 90 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है कि मुसलमानों के सामने झुको और मुसलमान जो कहे वो करो। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को देश के सामने आना जरूरी है, वोट मिले न मिले। और जब देश की जनता समझ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी समझाने में सफल हो जाएगी कि किस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए वो इस तरीके से वंदे मातरम के साथ एक जिद अख्तियार कर लिया है कि हम 2 पद ही गाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड का अगर ये 3 मिनट 10 सेकंड का कांग्रेस राष्ट्रगीत गाने की स्थिति के अंदर नहीं है, यह बता रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितने आगे बढ़ गई है। ये वोट का मामला नहीं है, ये देश के हमारे जो चिन्ह है, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है जिन पे हम गर्व करते हैं, उसके लेके राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उसको लेके कांग्रेस का रुख क्या है, देश को जानना जो जरूरी है। राष्ट्र सम्मान के विषय है उनको, बल्कि मैंने एक बात और कही थी कि जो बहस हो रही है कि धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक, कल भी हमने बात की थी कि धार्मिक प्रतीकों को हमेशा सांप्रदायिक प्रतीकों के तौर पर नहीं देखना चाहिए और राष्ट्रीय सम्मान के जो विषय हैं वो सबके लिए स्वीकार्य होने चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। मैं तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहा हूं। इसको वंदे मातरम से मत जोड़कर कांग्रेस को सांप्रदायिक वंदे मातरम का सम्मान सबको ही करना चाहिए। राम मंदिर को सांप्रदायिक आईयूएमएल की भी बात कर ले, आईयूएमएल भी उसको मानता है कि वो हिंदू प्रतीक है। एक बात, पहली बात तो उसमें हिंदू प्रतीक जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आईयूएमएल का स्टांस कह रही हूं, कांग्रेस का स्टांस, आईयूएमएल का स्टांस, फिर भी अगर कोई कहे तो फिर प्रतीक होने पर हिंदू प्रतीक भारतवर्ष में ऐसे आप उसको खारिज करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक तो ये हर हिंदू के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों की सत्ता हो गई, 12 की हो चुकी है, 15 के लिए उनके पास मैंडेट है। अब जिसको कहते हैं ना कि राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, 370 उन्होंने रिजॉल्व किया एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, यानी भाजपा ने जो जो कहा, वो जो एजेंडा कहती है उसको पूरा करती है। वंदे मातरम पर उन्होंने समय नहीं लिया कि अच्छा चलो हम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। 240 वाली पार्टी है, फिर भी कानून बना दिया कि सब लोग 6 के 6 छंद गाएं। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको उस तरह से देख रही है जो 303 से 240 चली आई थी, फिर से वो अपने उस वाले मतदाता समूह को अपने साथ लाने के लिए कर रही। ये वोट बढ़ाना या कांग्रेस का वोट घट जाएगा इसमें नहीं, ये अपने मतदाता समूह को पक्के तौर पर लाने कि हमारा जो नेशनलिस्ट एजेंडा है, हम जो राष्ट्रीय विमर्श पर उससे कहीं डिगे नहीं। और ये तो सबको लेकिन उसके ऊपर तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। नहीं, शक तो पॉलिटिकल होता है ना, शक नहीं होता है। पॉलिटिकली तो आप कहते हैं ना कि भाई हम भी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो वो बताएंगे ना कि कांग्रेस इसमें हमेशा ऐसे ही करती रही है। और हर हिंदू को ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर तुम ही दुर्गा दशपहरण धारणी पर वो नई बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जरा सा भी टीका होगा, तिलक होगा, जनेऊ होगा, पूजा होगी, मंदिर होगा, देवता होंगे, देवी होंगे, तो फिर नेहरू जी बन जाएंगे सेकुलर और कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी मत जाइए। एक लाइन की बात है, ये वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बांग्लादेश का वजूद ही भारत की वजह से हुआ। वो बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 21 से 25 अगस्त के बीच भारत आना था, लेकिन उनका दौरा टाल दिया गया। और वजह तो कई हैं, मगर सबसे बड़ा कारण शेख हसीना को भारत में पनाह देना बताया जा रहा है। लेकिन गंगा जल संधि भी इस तनाव का अहम कारण है। 30 साल तक के लिए हुई इस ट्रीटी का रिन्यूअल इस साल दिसंबर में होना है। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच गंगा जल का बंटवारा होता है, लेकिन अब बांग्लादेश इसमें अपनी शर्तों के तहत बदलाव चाहता है और इसी के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का भारत का दौरा टालने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी गंगा वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठा लिया है।
राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसे बिहार के हितों से समझौता बताया। उन्होंने कहा कि बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है और जब बारिश का सीजन चला जाता है तो सूखा पड़ता है, तब सारा पानी बांग्लादेश को मिल जाता है। 30 साल पहले बिहार और देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ज्यादती के आगे चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार है जो बिहार और देश के हितों को दरकिनार नहीं करेगी। अब तारिक रहमान को 21 से 25 अगस्त के बीच भारत आना था। अगले महीने ही ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आना है, लेकिन उनका यह दौरा ऐन मौके पर टाल दिया गया। आज 22 अगस्त है और बांग्लादेश की तरफ से कई मसले भी उठाए गए हैं। इसमें सबसे अहम मसला तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण का है। हालांकि शेख हसीना ये कह चुकी हैं कि वो बहुत जल्द अपने देश वापस लौटेंगी और अपनी बातें भी उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं। लेकिन भारत से नाराजगी इस बात को लेकर है कि शेख हसीना को हमने पनाह कैसे दे दी। तख्ता पलट के बाद से भारत में ही वो हैं। बांग्लादेश इसे अपने साथ अन्याय मानता है। उनका कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई गई है, इसलिए भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दे। जबकि भारत का पक्ष यह है कि शेख हसीना का मुद्दा प्योर पॉलिटिकल है और इसकी वजह से अगर बांग्लादेश भारत से रिश्ते बिगाड़ता है तो वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अब इस पर करते हैं चर्चा। जिनका हुक्का पानी बंद हो रहा है राजकुमार जी, वो भारत को आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा गंभीर मामला है और इसके पीछे एक सोची समझी लंबी षड्यंत्र की भूमिका है। पाकिस्तान लगातार साल 2 साल से नहीं 10 साल से भी ज़्यादा समय से बांग्लादेश में कट्टरपंथ के जरिए आईएसआई के जरिए अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और शेख हसीना भारतीय हितों के साथ खड़े होने वाली वहाँ की एकमात्र नेता रह गई थी, जिनके खिलाफ छात्रों की आड़ में बगावत हुई और उनका तख्ता पलट दिया गया। पाकिस्तान ने वहां अपनी जड़ें जमा ली हैं और चाइना का और पाकिस्तान का नेक्सस इंडिया के खिलाफ किसी से छुपा नहीं है। चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे नेपाल की बात हो या किसी हद तक श्रीलंका की बात रही हो, अब हालात बदले। तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है और हम लोग मान रहे थे कि जब चुनाव हुए, तारिक रहमान क्योंकि हालांकि आते उस परिवार से हैं जो भारत विरोधी माना जाता रहा है बांग्लादेश की राजनीति में, और यह पाकिस्तान परस्त माना जाता रहा है, कट्टरपंथी माना जाता रहा है। लेकिन माना जा रहा था कि युवा हैं, विदेश में लंबे समय तक रहे हैं, बांग्लादेश के भविष्य को लेकर उनके कुछ सपने होंगे, लेकिन नया बांग्लादेश बनाने और भारत के साथ बेहतर रिश्ते बना करके आगे बढ़ने का रास्ता चुनेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण का सवाल हो या गंगा वाटर ट्रीटी का सवाल हो, उनका रवैया ये बता रहा है कि वो टकराव के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उसके पीछे पाकिस्तान है, चीन है, हमें समझना पड़ेगा और हालात जटिल है। ये संजय झा ने इस मुद्दे पर क्या बोला वो दर्शकों को सुना देते हैं। इतना बड़ा हर एक साल बिहार का लॉस होता है बाढ़ के वजह से, और उसका एक मेन कारण फरक्का बराज है। ये तो यूनिक केस है। बाढ़ के समय सारा त्रासदी बिहार झेले और बाढ़ के बाद बिहार के लोगों के पास पानी नहीं रहे, बिहार का पानी बांग्लादेश को दे दी। तो हम लोगों ने यही आग्रह किया है भारत सरकार से। एक तो 30 साल के लिए कभी इतना बड़ा संधि नहीं होता, 5 साल 6 साल 4 साल जो भी, फिर आप एसेस करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और उसका टर्म खत्म दिसंबर में हो रहा है। अभी इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को बिहार का मानना है। और ये ऐसा इशू है कि जब 1996 में ये ट्रीटी किया गया, एक तरह से देश का और खास करके बिहार के इंटरेस्ट को सेल आउट कर दिया गया। हम भारत के इंटरेस्ट की बात करते हैं इस पर विजय जी, भारत का इंटरेस्ट तो वाकई में ये समस्या तो है, पानी बरस रहा है तो बाढ़ है और नहीं बरस रहा है जब चाहिए तब सूखा है। देखिए, तारिक रहमान साहब के लिए जो शेख हसीना का मसला है वो एक्सक्यूज पॉइंट है, ठीक है। असली मसला ये गंगा जल समझौता भी है और दूसरा चीन का दबाव भी है जी। चीन और पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि जब वो चाइना में बैठक हुई थी तब भी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने अलग से बैठक की थी और वो अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ पर वहाँ पर चर्चा की। लगातार यहाँ पर भी वो दबाव बनाए जा रहे हैं कि भारत के साथ उनका रिश्ता कमज़ोर हो। तो रहमान साहब की पार्टी और सरकार वैसे भी भारत विरोधी तरीके से रही है, वो एक बड़ा कारण है।
फिर वो ये नहीं चाहते कि ऐसा लगने लगे वहाँ के वोटर्स को भी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कि भाई वो भी शेख हसीना की तरह से भारत के साथ जा रहे हैं। तो वो सारे कारण बड़े हो गए हैं और भारत ने एक बड़ी समझदारी का काम किया कि जो हाई कमिश्नर हमारे यहाँ से गए वो पॉलिटिकल लीडर गए, त्रिवेदी जी, दिनेश त्रिवेदी। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी करते रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ भी लंबे समय तक रहे हैं, गुजरात से भी रहे हैं, और उनको एक बड़ा पद देकर, कैबिनेट का पद देकर भेजा गया ताकि वहाँ प्रधानमंत्री से मिलने में भी केवल एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर जैसा ना लगे, और दूसरा यहाँ भी वो विदेश मंत्रालय से ऊपर प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। और ये मैसेज उन्होंने दिया था कि भारत सरकार की तरफ से, जो मुझे जानकारी है, कि शेख हसीना वाला इशू नहीं है। शेख हसीना जब रहमान साहब यहाँ आ रहे होंगे तो कम से कम दिल्ली में नहीं होंगी। एक तैयारी ये भी की गई थी कि अमेरिका या कनाडा में उनका कोई प्रोग्राम बनाकर उनको एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए वहाँ भेज दिया जाए। इसलिए वो केवल एक्सक्यूज है। असली इशू चाइना का प्रेशर और गंगा जल समझौता है। एक बड़ा जो मामला है भारत की नाराजगी भी है कि मोंगला पोर्ट जो है वो चीन को दे दिया है बांग्लादेश ने। 2015 में जब बांग्लादेश जब गए थे प्रधानमंत्री, तब भारत को दिया था और अब वो चीन को दे दिया। और उसके अलावा तीस्ता जल प्रबंधन का जो एरिया है वो भी चाइना को पूरी तरीके से बांग्लादेश ने सौंप दिया। और भारत को ये कहना है कि भाई आप जिस तरीके से मोंगला पोर्ट आपने चाइना को दे दिया, तीस्ता जल प्रबंधन जिस तरीके से आप चाइना को दे रहे हो, मतलब भारत के बॉर्डर के करीब आप चाइना को स्पेस दे रहे हो जिससे चाइना भारत के करीब आ जाए। भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और रहमान ने इसको सुना नहीं था, तो भारत ने कहा था कि भाई पहले इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से चाइना को मदद करोगे, भारत सुम्बित करोगी, भारत आपको पानी भी देते रहे, आर्थिक परेशानियों के समय मदद भी करते रहे, तो यह संभव नहीं होगा। और दूसरा, प्रत्यार्पण की जो मांग की थी शेख हसीना की कि भाई उनका प्रत्यार्पण कर दीजिए कि हमारे पास उनका सजा हुई है, तो भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट उसको लेकर मना कर दिया। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है जिसके कारण रहमान होंगे। बात पिछले कुछ महीनों में हुई है, सिंधु जल संधि, और अब ये एक जो गंगा पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो बांग्लादेश के साथ समस्या है, एक समस्या वहाँ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में थोड़ा सा एक लाइन इस पर बोल। अच्छा जी, देखिए, समस्या ये नहीं कि कितना पानी कहाँ मिल रहा है, कहाँ हमने क्या किया। क्या भारत की सरकारों ने भारत के दीर्घकालिक हित को, जब हम पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते में जा रहे थे तो उसको सोचा ही नहीं। मूल मुद्दा ये है, चाहे वो पाकिस्तान से आप जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, सिंधु जल, चाहे फरक्का का समझौता हो, हमने किसी भी देश के साथ, यहाँ तक कि नेपाल के साथ भी जिसके साथ हमारा जमीनी रास्ता जुड़ा हुआ है, उनको भी हमने नई टेरिटरी चार्टर की, जो नदी के साथ काली नदी जो बोली जाती है। तो क्या हम, मतलब कहने को हम बड़े भाई की भूमिका में रहे, हम वो एहसास भी उनको नहीं दिला पाए और हमारे अपने लोग उसको झेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा ना कि जब बारिश हो तो बाढ़ हो जाए, सूखा हो तो हम ही सबसे ज्यादा, तो ये तो संतुलन करना पड़ेगा और मुझे लगता है इसको रिवाइज करना ही चाहिए। और बड़े भाई को अब नहीं, बड़े भाई को देना चाहिए, लेकिन अपने अधिकार तो ठीक रहेंगे ना। अभी तक तो बड़प्पन दिखा रहे थे ना, अब अथॉरिटी दिखानी होगी। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर ने इमरान के साथ अस्पताल के नाम पर बड़ा खेल किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इमरान खान को शिफा में एडमिट नहीं कराया गया। शहबाज सरकार के कारण थे इमरान को शिफा अस्पताल की जगह सरकारी PIMS अस्पताल लेकर गए। PIMS अस्पताल में इमरान खान को इंजेक्शन दिया गया, फिर उन्हें वहीं से वापस पटियाला जेल भेजा गया। इमरान के साथ साथ उनकी बहन उज़मा खान को भी PIMS अस्पताल ही पहुंचाया गया। अब इस दौरान जो उनकी बहन, इमरान खान की बहन उज़मा ने अपने भाई से बात की और भाई से बातचीत में उन्हें जो चौंकाने वाली जानकारियां मिली वो सीधा मैं आपके सामने रख देती हूं। आप सुने क्या क्या बातें और क्या क्या दर्द इमरान खान का है। आप सुने उज़मा को। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है एक कोई और डॉक्टर भी आया था, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। ना रीडिंग मटेरियल, ना टीवी। मोर्सी का मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता, मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह तो ये स्ट्रेस, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉलिटरी कंफाइनमेंट ये टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप ह्यूमन कांटेक्ट से खत्म कर देते, उसके जो उसका जब डिटेल पड़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है, वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। आवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन
ये शहबाज और मुनीर के बीच की जो कल तक खबर खींचातान की थी, आज ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी खबर अब पलट चुकी है। इमरान खान को कौन बचाना चाहता है, कौन जेल में रखना चाहता है, देखिए मुझे लगता या है जेल में रखकर मार देना चाहता है? उनका सीधा टकराव तो मुनीर के साथ है और वही टकराव उनके सत्ता से विदाई का कारण भी बना। लेकिन बुखारी का जो बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत है, जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही थी, पर ये तो फिर जेल में। नहीं, जेल तो उनको भेज दिया गया है, अस्पताल में 2-3 घंटे रहे, 4 घंटे, वापस जेल भेज दिया गया। और दिलचस्पी की बात यह है, हैरानी की बात है कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर है कि जेल में रहे। भाई डॉक्टर्स को तो उनकी हेल्थ के बारे में कमेंट करना चाहिए बजाय सिक्योरिटी के। दूसरी बात, एक खबर जो और पाकिस्तान में चल रही है वो ये है कि सरकार ने ये कन्वे किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको इलाज के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है। तो उसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक डील के तहत उनको एस्केप रूट दिया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ। पहली बात तो है कि 1962 में सोहरावर्दी के बाद 7वें प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जो जेल में हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी अनहोनी और अनायास घटनाएं होती रहती हैं। नवाज शरीफ को भी एक डील के साथ, अगर आपको याद हो, जब उनकी तबीयत खराब थी, 2019 का शायद वाकया है, तब मुशर्रफ ने भेजा था, उनको भी भेजा गया था। उसमें सऊदी अरब फिर ने उन्होंने तय कर लिया था ना कि भाई मैंने विदेश में रहकर अपनी जान बचानी है। इमरान खान झुक नहीं रहे हैं। तो कुछ इस तरह की डील की कोशिश हो रही है वहां। अभी चीजें बड़ा कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही है। अब एक खबर ये सबसे महत्वपूर्ण, वहां से ये खबर भी आ रही है कि मुनीर अब इस बात पे सहमत हो गए। मतलब मुनीर चाह रहे हैं कि इमरान खान को निकाल दिया जाए, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ ने इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, लेकिन बाद में वो वापस ले ली। तो ये कहा गया कि मुनीर ने कहा कि नहीं, इमरान को जेल में जाने दो, वो आप पिटीशन वापस ले लीजिए। और अमेरिका का इस समय पाकिस्तान पर दबाव है और मुनीर अपने आगे भविष्य की राजनीति को लेकर अपनी एक छवि बेहतर बनाना चाहते हैं। वो आने वाले दिनों में वो शायद देश के राष्ट्रपति बने या अपना कब्जा वहां पर पाकिस्तान के अंदर रिवोल्ट करे, जो भी करे, जिस तरीके से पोजीशन में आना चाहे। तो उसके पहले वो अपने तमाम छवि को सुधारना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर तो फिर सबसे अच्छा तरीका यही था, इमरान खान को बाहर लेकर आ जाते, लेकिन वो शहबाज को आने वाली बातचीत चल रही है इमरान खान की बहन के माध्यम से। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो मुनीर पर आक्रामक रूप से बोलना बंद कर देंगे, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और 4-6 महीने के बाद वो विदेश चले जाएंगे। शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए चिंता का विषय हो जाएगा ना कि उनकी भी तो फिर उनको पॉलिटिकल फूड एंड फॉडर कहां से मिलेगा। आसिफ मुनीर अगर तय कर ले तो उसके बाद भुट्टो की इतनी ताकत है और न इतनी शहबाज शरीफ की ताकत है कि उसके खिलाफ चले जाए। तो मुझे लग रहा है मुनीर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उनके बाहर आने में। हम बिहार की खबर अब आपको देते। नीतीश ने जो बिहार बनाया, अब उसे आगे कौन बढ़ाएगा, इसे लेकर एनडीए के घटक दल में ही आपसी खींचतान है। मुख्यमंत्री अभी बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी के पास ये सीट है, लेकिन आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू को यह तय करना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे, नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे कौन ले जाएगा। अब बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर रिएक्ट क्या करें। कुशवाहा ने यह तो कहा कि नीतीश कुमार ने शानदार काम किया, लेकिन बिहार की राजनीति से अब नीतीश कुमार ने फुर्सत ले ली है। उनकी विरासत को अगर कोई सही मायने में आगे बढ़ा सकता है तो वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और बिहार की बड़ी आबादी चाहती है कि आरएलएम को यह जिम्मेदारी दे दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश की पार्टी में थे, विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अभी कुशवाहा की आरएलएम और नीतीश की जेडीयू दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनका यह बयान एनडीए में अंदरूनी खींचतान को हवा दे रहा है। आप सुने उनका बयान। नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग प्रयास करता है। जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के राजनीतिक स्टेज की बात कर रहे थे तो हर्षवर्धन जी, मेरे मन में भी अनायास ये सवाल आया कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा कौन से राजनीतिक स्टेज पर हैं?
नहीं, वो तो जिसको कहते हैं कि फैमिली सेटलमेंट प्लान के स्टेज पर है। अब नीतीश जी की विरासत अगर कह के कोई ये कह रहा है तो मतलब ठीक है, नीतीश जी राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं है, राज्यसभा आए तो तभी तय हो गया था। लेकिन जरा सोचिए, जिन नीतीश जी ने अपने रहते, और जब हम रहते कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, रहते मतलब जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, ताकत रही, जब तक वो राजनीति करते रहे, तो अपने पुत्र को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया, इतना पीछे धकेल दिया कि वो बेचारा आज आ गया है तो सब कहते हैं कि अरे ये बेचारा तो कैसे मंत्री बन गया है। ये क्यों लगा? ये क्योंकि नीतीश ने जब तक उनकी ताकत रही उन्होंने अपने पुत्र को आगे नहीं बढ़ाया। और उपेंद्र कुशवाहा जी कौन है? जिनका पुत्र मंत्री बना रहे, इसके लिए 2 बार उसको अलग अलग विधान परिषद में नामित करना पड़ा। अभी ताजा इनकी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़े हैं देवेश कुमार, वो भी एमएलसी थे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो इतने बढ़िया से विरासत बढ़ा रहे हैं नीतीश जी की कि खुद पत्नी और बेटा सब के सब बढ़िया से हैं। ऐसे नीतीश जी की विरासत आगे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अच्छा लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं दे दें सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, तो क्या नीतीश जी ने कहा था कि दे दें? नीतीश जी ने अपनी ताकत बनाई, नीतीश जी ने उसको मजबूती से उखड़े हुए और ये भरोसा दिलाया कि लालू जी के जंगल राज का विकल्प कौन हो सकता है, जंगल राज को हटाकर कौन विकल्प बन सकता है, उसको खत्म कौन कर सकता है, तो नीतीश कुमार है। इनका तो हाल ये है कि जब डरने लगे तो चले गए उनकी पार्टी में, फिर लगा कि हम नंबर 2 हो जाएंगे, फिर लगा कि बन जाएंगे, आज ये पार्टी कल वो पार्टी। हमको तो लगता है इनकी पार्टी भी 2-3 नाम वाली हो चुकी है। एक बार विधायक छोड़ के चले गए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विधायक ले गए थे, विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अब आरएलएम और जेडीयू में तो थे ही, अभी आरएलएम सारे विधायक चले गए थे दूसरी पार्टी में। मतलब बिहार के लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि नीतीश जी से क्यों आप जोड़ उनकी के परेशानी ये है कि सम्राट चौधरी अब बड़े कुशवाहा नेता बन गए हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि मेरी हैसियत क्या बचेगी, मैं कुशवाहा के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था कि भाई मेरा वोट बैंक है। अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि सम्राट चौधरी एक कुशवाहा लीडर मुख्यमंत्री बन गया भारतीय जनता पार्टी का, वो सबसे बड़ा नेता बन गया कुशवाहा के बिहार के अंदर। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को कौन पूछेगा? तो उनको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हूं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेज दिया, मेरी वाइफ स्नेहलता को लोकसभा विधायक सासाराम से बनवा दिया, बेटे को मंत्री बनवा दिया। आने वाले समय में सम्राट चौधरी मुझे कुछ देंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी कह देगी कि भैया हमारे पास सम्राट चौधरी है, वो कुशवाहा का नेता है, हमें आपकी जरूरत नहीं, आप अपनी दुकान अलग लेकर जाओ। तो वो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ किस तरह का एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ उपेंद्र कुशवाहा, कोई राजनीति में कोई किसी तरह का संघर्ष है? लेकिन नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत हमेशा मौके वजन भी दिया, दिए, बहुत मौका भी दिया, बहुत वजन भी दिया। और ये भी सच है कि जब निशान जी का नाम नहीं था तो लोगों को लगता था कि वो उनके वारिसदार हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो उनके साथ भी रहे। नाराजगी हुई तो अलग पार्टी भी बना ली जब उनको लगा कि ये मेरे पास नहीं आने वाली है, जो पूरी की पूरी लेगेसी पार्टी वो सब, तो उसकी वजह से। और उनको लगता है एक वोट बैंक जो उनके पास है कुशवाहा वाला, वो यदि कुर्मी के साथ मिल के, मतलब जो नीतीश कुमार के साथ मिल जाएगा, तो जो समीर जी कह रहे हैं उस बात का मुकाबले में वो खड़े हो जाएंगे। अकेले उनको नहीं लग रहा कि वो कैसे लड़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अब उनकी पार्टी तो जितनी बड़ी है वो बड़ी है, परिवार के तो अब सब लोग आ गए हैं, तो इसलिए कोई वो फैमिली उसमें उनको परेशानी नहीं है, सबको उन्होंने एडजस्ट कर दिया है, बना लिया है, पार्टी पर वो कब्जा। लेकिन ये होने वाला अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस तरह की बात होगी, वो अपनी इच्छा रखते हो। कभी नहीं होने वाली। जेडीयू से कोई हमने रिएक्शन सुना नहीं है। नहीं, इच्छा वो होगी, लेकिन उनकी चिंता वही है जो कि सम्राट चौधरी जब बड़े 2 चीजें, एक तो नीतीश कुमार राज्यसभा में है, ठीक है, सक्रिय राजनीति में उस तरह से नहीं अभी हैं, उनकी जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उसके 70 से ज्यादा एमएलए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी विरासत कहीं खतरे में है, डगमगा रही है। दूसरी बात, सम्राट चौधरी को दूसरी पार्टी से आने के बावजूद बीजेपी ने अगर चीफ मिनिस्टर बनाया बिहार का अपना पहला, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लव कुश का समीकरण है जी। तो अगर समाज को जाना ही होगा तो जो चीफ मिनिस्टर है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, उसके साथ जाएगा या आरएलएम के साथ जाएगा, जिसका अपना कोई ठिया ठिकाना नहीं। वही जो बात अभी समीर जी कह रहे थे कि उनको चिंता ही इस बात की है कि फिर मुझे कौन पूछेगा। आइए त्योहारी सीजन में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर हम बात कर लेते हैं। बेतहाशा वृद्धि हुई है, त्योहारों की मिठास फीकी होती जा रही है। पिछले 12 दिनों में चीनी की कीमत में 12 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। 12 दिन पहले तक 52 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 62 से 65 रुपए किलो तक आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि गन्ने के प्रोडक्शन को इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया जा रहा है, इस वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं।
लेकिन सरकार का कहना यह है कि ये मतलब खोखला दावा है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है, बल्कि घरेलू उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में कमी, आने वाला त्योहारी सीजन और फिर जमाखोरी, ये 3 कारण हैं जो कि चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रही चीनी का शेयर 2025 से 26 में कम होकर करीब 9% हो गया है, जो कि 2022 से 23 में करीब 12% था। और यही नहीं, सरकार ने यह भी बताया है कि मौजूदा समय में गन्ने के अलावा अब इथेनॉल बनाने के लिए मक्के का भी इस्तेमाल हो रहा है। पर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब चीनी का आयात करना ही था तो फिर इसका इथेनॉल में इस्तेमाल क्यों किया गया? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं, ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। प्रोसेस उनके हाथ में है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार बड़े बड़े लोगों से मिली हुई है और इसीलिए जो मुनाफा ज्यादा होगा उस दिशा में वो काम करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इथेनॉल से मुनाफा है तो वो इथेनॉल बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा चीनी से तो वो चीनी बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा किसी और से, बगास से, तो बगास बनाएंगे। अब ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये तो वो और इस भ्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब एथेनॉल की अगर बात करते हैं तो केवल गन्ने पर ही थोड़ी ना सरकार की निर्भरता है, वो मकई पर भी है, वो चावल पर भी है, अलग अलग ऐसी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो निर्भरता है। नहीं, देखिए ये बड़ा स्पष्ट सा मसला है। ये सही है कि कोई इसकी वजह से चीनी नहीं महंगी हुई और जो सरकार ने वजहें बताई हैं वही वजहें हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रोडक्शन जो है वो 343 से 306 जो मेरे ख्याल से उसमें दिख रहा था वो उतना ही रह गया है। सवाल यहाँ दूसरा है, और जिस पर जब E20 की बहस शुरू हुई थी, एथेनॉल की बहस शुरू हुई थी, पेट्रोल ब्लेंडिंग की, पहले दिन से एक बात हम लोग कह रहे हैं, सरकार की तरफ से स्पष्टता नहीं आ पा रही। अब जाहिर है जब आपकी तरफ से स्पष्टता नहीं आएगी तो ऐसे अवसर आएंगे तो उसका उपयोग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके लिए करेंगी ही करेंगी, अफवाह फैलाने में करेंगी ही करेंगी। ये सत्य है, सच यही है, फैक्ट यही है कि चीनी का ये जो आयात करना पड़ा है कोई एथेनॉल की वजह से नहीं करना पड़ा है। लेकिन मैं तो ओवरऑल कह रहा हूं कि अगर सरकार इस मामले पर स्पष्टता नहीं लाती है, सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार लेख लिख रहा हो, सरकार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग बता रहे हैं, नीति आयोग बता रहा, और मैं तो इससे आगे की बात कहता हूं बार बार कि जो गन्ने में, धान में, उसकी उपज में जो पानी लगता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अभी तो उसकी भी बात होगी, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि और अभी जो चीनी की कीमतें बढ़ी हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आयात से उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष तो ऐसी अफवाहों को बल देगा ही, सरकार को और ज्यादा स्पष्टता सामने आना चाहिए। लेकिन देखिए ना क्या हालत है कि जो देश, मतलब जितनी देश को चीनी की जरूरत है उससे ज्यादा से 30 से 40 लाख टन ज्यादा सरकार के स्टॉक रहता था, आज 10 साल बाद सरकार को चीनी आयात करना पड़ रही है। यह स्थिति हो गई, चीनी मिल प्रोड्यूस करने की स्थिति में नहीं है। आज किसानों ने क्या, किसान अब गन्ना ज्यादा लगाने लगे, किसानों ने कहा कि भाई इथेनॉल के लिए गन्ना लग रहा है। लेकिन सर मैं इसमें खेती का ही एक विषय लेकर आती हूँ। जहां जहां पर गन्ने की बहुत खेती हो रही है वहां पर धीरे धीरे जमीन के पानी का जो दोहन है वो ज्यादा हो रहा। पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गन्ने के उत्पादन भी एक बड़ा कारण है। आज ही रिपोर्ट आई कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज छोड़कर लोग अब गन्ना लगा रहे हैं, क्योंकि गन्ना में उनको तत्काल पैसा मिल रहा है इथेनॉल के लिए, और सारा वहां पर इथेनॉल के लिए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट है सरकार का। तब तो अगर सबसे ज्यादा गन्ना उगा रहे हैं फिर ये चीनी की किल्लत क्यों आ रही है? लेकिन वो इथेनॉल है ना इसमें, जो भी एक्सक्यूज हो, ये बहुत सही बात है जिस पे हम लोग तो रोज चर्चा करते रहे कि ट्रांसपेरेंसी पूरे एथेनॉल पे नहीं हुई। लेकिन मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ, कोई कारण हो, एज ए कंज्यूमर मुझे चीनी महंगी मिल रही है, ये चिंता की बात है। और जो 3 कारण सरकार ने बताए, तीनों कारणों के लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक सर, कोई और कौन ठीक करेगा इसको? अब मैं ये योग और आयुर्वेद वाली बात कह दूंगी तो लोगों को लगेगा कि देखो अपने कार्यक्रम का प्रचार कर रही है सरकार को प्रोटेक्ट करिए। ऐसी बात नहीं है, चीनी कम खानी चाहिए, चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मिठास रखनी चाहिए। सर मिठास है